नमस्कार, मैं हूं कैलाश ठाकुर और आप सभी का केटीआई में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे स्टैटिस्टिक्स और स्टैटिस्टिक्स में पढ़ रहे थे मीडियन। आज लेक्चर नंबर 4 में मीडियन का थोड़ा सा कंटिन्यूएशन भाग जो भी पार्ट है पार्टिशन वैल्यू का वो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और उसके बाद हम लोग मोड स्टार्ट करेंगे। ये जल्दी खत्म हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है ना जी? तो चलते हैं, जरा आगे हम बढ़ते हैं। बच्चे एक बात जरा सुनो, इधर देखो। ये है हमारा लेक्चर नंबर 4। इसमें हम पार्टीशन वैल्यू पढ़ रहे थे और मीडियन। बच्चे एक बात जरा ध्यान से देना, जवाब देते रहना बच्चे, हमें अच्छा लगेगा। सबके सब जवाब देते रहिएगा, अच्छा लगेगा। सुनिए बच्चे, इधर ध्यान से देखिएगा जी। सुनो बच्चे, सुनो इधर ध्यान से। बच्चे, पार्टीशन वैल्यू या क्वार्टाइल्स फ्रैक्टाइल्स भी बोलते हैं। तो बच्चे एक बात जरा सुनिएगा। सबसे पहले हम लोग मीडियन, उसके बाद क्वार्टाइल, फिर डेसाइल, फिर परसेंटाइल। इसी को थोड़ा सा फिर दोबारा शुरू कर रहा हूँ। बच्चे एक बात जरा सुनिएगा इधर ध्यान से। आप लोग जवाब देते रहिएगा, आप लोगों का मन लगेगा, जवाब देंगे तो हमें भी बहुत अच्छा लगेगा। आपके जवाब का हम बहुत ज़्यादा इंतज़ार करते हैं और हम देखते रहते हैं हमेशा। ठीक है ना जी? हेलो। तो बच्चे इधर ध्यान से देखिएगा। मीडियन जो है डेटा को कितने भाग में बांटता है? सर मीडियन तो डेटा को 2 भाग में बांटता है। क्वार्टाइल्स का मतलब 4 भाग। इसका मतलब एक डेटा को 4 हिस्सा में बांटता है। डेसाइल एक डेटा को 10 हिस्सा में बांटता है और परसेंटाइल एक डेटा को 100 हिस्सा में बांटता है। अच्छा, छोटा सा एक बात बताइएगा जी। जैसे हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है एंड वी हैव टू डिवाइड इट, हाउ मेनी कट्स विल बी मेड हेयर? तो ओनली 1 कट। ये जरा देखो, एक लाइन है, कितने कट मारना पड़ेगा कि ये 2 भाग में बट जाए? तो बच्चे 1 कट मारना पड़ेगा, इसलिए मीडियन 1 होता है। एक हमारे पास लाइन है, नाउ वी हैव टू डिवाइड इट 4 पार्ट्स, 4 इक्वल पार्ट्स। तो बेटे 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए हाउ मेनी कट्स शुड बी मेड? तो यहाँ पर 3 कट्स लगाना पड़ेगा, इसलिए क्वार्टाइल्स 4 नहीं होते हैं, 3 क्वार्टाइल्स होते हैं। क्वार्टाइल्स का पहला लेटर बेटा क्यू है, इसलिए क्वार्टाइल को हम क्यू से डिनोट करते हैं और इसकी नंबरिंग इधर से शुरू करते हैं। ये पहला क्वार्टाइल, ये दूसरा क्वार्टाइल, ये तीसरा क्वार्टाइल को शो करता है। बेटे एक बात जरा बताना, इसी तरह से बताते रहिएगा बच्चे। एक हमारे पास लाइन है एंड नाउ वी हैव टू डिवाइड इट इन 10 इक्वल पार्ट्स। तो 10 इक्वल पार्ट्स है, यहाँ पर 4 पार्ट्स है, तो हमें 3 कट्स लगाने पड़े। 2 पार्ट्स है तो एक कम एक कट लगाने पड़े। यहाँ 10 पार्ट्स है तो हाउ मेनी कट्स शुड बी मेड हेयर? तो बेटे यहाँ पर 9 कट्स लगाने पड़ेंगे। डेसाइल का पहला लेटर डी है, इसलिए हम डेसाइल को डी से डिनोट करते हैं और डेसाइल की नंबरिंग लेफ्ट टू राइट चलते हैं। ये D1 होगा, ये दूसरा D2 होगा, इसके बाद वाला D3 होगा, इसी तरह से इसके बाद वाला D9 होगा। अब जरा देखोगे यहाँ पर है परसेंटाइल। परसेंटाइल का मतलब है एक डेटा को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। ये हमारे पास एक लाइन है एंड नाउ वी हैव टू डिवाइड इट इन 100 इक्वल पार्ट्स, देयरफॉर हाउ मेनी कट्स शुड बी मेड हेयर? तो यहाँ पर 99 कट्स लगाने पड़ेंगे। तो यहाँ पर 99 परसेंटाइल हो गया। तो पेपर में पूछा जा सकता है हाउ मेनी क्वार्टाइल्स आर देयर? तो आंसर विल बी 3 क्वार्टाइल्स। हाउ मेनी डेसाइल्स आर देयर? तो दे आर 9 डेसाइल्स। ये मत बोल देना 10 डेसाइल्स। यहाँ परसेंटाइल्स कितने होते हैं? सर 99 परसेंटाइल होते हैं। ये 99 परसेंटाइल हो गया जी। सुनिए एक बात जरा सुनिए, ये टोटल है बेटा 100%। 100% है तो इधर जरा ध्यान से देखिएगा जी। 100% है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 100% है। इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। तो हमारा इधर का पार्ट हुआ 50%, इधर का पार्ट हुआ 50%। तो अब जरा देखो, ये पॉइंट जो शो करेगा, दिस पॉइंट विल इंडिकेट मीडियन। ये हमारा पॉइंट मीडियन करेगा। तो बच्चे इस लाइन के 50% ऑब्जर्वेशन विल बी लेस देन मीडियन एंड 50% ऑब्जर्वेशन विल बी मोर देन मीडियन। अब इसी तरह से चला हम और कुछ सवाल करते हैं एंड नाउ वी हैव टू रिप्लाई। बच्चे एक बात जरा सुनो, इधर ध्यान से देना। जैसे हमारे पास एक लाइन है, इट इज 100%। इफ यू डिवाइड इट इन 4 इक्वल पार्ट्स देन ईच पार्ट विल बी इक्वल टू 25%। तो 25% होगा बच्चे। एक बात जरा सुनो, ईच पार्ट विल बी 25%, ये होगा हमारा 25%। तो 1 मिनट शांत रहिएगा जी। ये हमारा होगा, ये 25% हुआ, ये दूसरा 25% हुआ, ये भी 25% हुआ, ये भी 25% हुआ। ईच सेक्शन विल बी 25%। इसका मतलब है कि हर क्वार्टाइल 25% नहीं हो गया, इसका मीनिंग कुछ अलग है बच्चे। आप जरा बताइएगा, इसी से रिलेटेड बहुत सारे सवाल आते हैं। इसको पढ़ लेंगे ना तो हर चीज़ याद रहेगा, और हर चीज़ लिखा हुआ पढ़ेंगे तो न जल्दी समझ आएगा और नहीं ज़्यादा याद रहेगा। इसलिए इस तरह से देखिएगा और हमें रिप्लाई देते रहिएगा। सुनिए बच्चे एक बात जरा सुनो,
यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ना, ये हमारा 25% है। एक Q1 ए बताता है, ठीक है ना जी, एक Q1 बताता है। Q2 का मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक के हिस्सा हमारा Q2 हो गया। Q2 में कौन कौन पार्ट आ गया बच्चे, तो यहाँ एक पार्ट ए आ गया, दूसरा पार्ट ए आ गया। तो Q2 कितना हुआ, कितना परसेंट हुआ सर, 50% हुआ। 25% ए, 25% ए, 50% हुआ। अब इसी तरह से जरा बताइएगा, यहाँ पर Q3 है, ये Q3 है, तो बच्चे Q3 है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो हिस्सा होगा इट विल शो Q3 क्वार्टाइल, ठीक है जी, ये Q3 को शो करेगा। अच्छा बच्चे एक बात जरा सुनो, तो ये फर्स्ट पार्ट इज 25%, दिस इज 25%, दिस वन इज ऑल्सो 25%। तो Q3 कितना परसेंट हुआ सर, Q3 हो गया 75%। तो फॉर Q3 के लिए हम लोग क्या बोलेंगे, लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछा जाता है, लैंग्वेज में लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बच्चे एक बात जरा सुनो, इसका मतलब ये हुआ कि 75% ऑब्जर्वेशन ऑफ द डेटा आर लेस देन Q3 एंड लास्ट 25% ऑब्जर्वेशन ऑफ द डेटा इज मोर देन Q3। ठीक है ना जी, पॉइंट क्लियर। अच्छा बच्चे एक बात जरा सुनो, क्वार्टाइल मतलब है 25%, और 25% है, तो बच्चे एक बात जरा सुनो, अब आपको पता लगाना है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये जो सब स्क्रिप्ट दिया हुआ है ना, मल्टीप्लाई दिस सबस्क्रिप्ट बाई 25, यू विल गेट द टोटल परसेंटेज। तो यहाँ पर 1 इंटू 25, तो 25%, इसका मतलब Q1 जो है वह 25% को कवर करता है। 2 को 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये होगा हमारा 50%। तो Q2 जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक मतलब 50% को कवर करता है। यहाँ पर Q3 है, 3 को 25 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमारा 75% हो जाएगा, और यहाँ पर Q3 75% ऑब्जर्वेशन को कंसीडर करता है। राइट, बोलिए बेटे बोलिए, पॉइंट क्लियर है। अच्छा एक बात जरा सुनो, हमारा ये लोअर क्वार्टाइल, इसको लोअर क्वार्टाइल कहते हैं, इसको अपर क्वार्टाइल कहते हैं। पॉइंट क्लियर है जी, दिस वन इज कॉल्ड लोअर क्वार्टाइल, दिस वन इज कॉल्ड अपर क्वार्टाइल। सिमिलरली हम लोग आगे को बढ़ेंगे, और जल्दी से आप लोग बताइएगा, फटाफट बताइएगा बच्चे, फटाफट बताइएगा, ठीक है ना जी, आपके जवाब का इंतज़ार हम हमेशा करते रहते हैं। तो बच्चे एक बात जरा सुनोगे, ये हमारे पास डेसाइल है, डेसाइल का पहला लेटर डी है, इसलिए डेसाइल को हम डी से डिनोट करते हैं। 9 डेसाइल होते हैं जिसकी नंबरिंग हम यहाँ से लेकर इधर की ओर करते हैं, इसलिए पहला, ये पहला डेसाइल, ये दूसरा डेसाइल, इसके बाद वाला थर्ड, इसके बाद सबसे लास्ट वाला 9th डेसाइल हो गया। ये डेसाइल हमारा 10 पार्ट में है, एक पार्ट 10% है। बेटा इस सब स्क्रिप्ट को 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो हमारा उतना परसेंट को कवर करेगा। इसका मतलब D1 का मतलब क्या हुआ, 1 इंटू 10 तो 10%, यहाँ से लेकर यहाँ तक को हम लोग D1 को बोलेंगे 10%। D2 2 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे ये 20% हुआ, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा 20% हो गया। ठीक है ना जी, एक बात जरा सुनिए, इसी तरह से अगर हमारा D3 होगा तो 3 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 30% हुआ, तो इसका मतलब है D3 में क्या हुआ, 30% ऑब्जर्वेशन ऑफ द डेटा इज लेस देन D3 एंड 70% ऑब्जर्वेशन ऑफ द डेटा इज मोर देन D3। ठीक है ना जी, इसी तरह से 9 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 होगा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो पार्ट है इट इज़ 90%। तो 90% का मतलब क्या हुआ कि 90% ऑब्जर्वेशन ऑफ द डेटा इज लेस देन D9, बट 10% लास्ट 10% ऑब्जर्वेशन ऑफ द डेटा इज मोर देन 9% D9, मोर देन D9। अच्छा बच्चे, इसको हम लोअर डेसाइल और इसको हम अपर डेसाइल बोलते हैं। पॉइंट क्लियर। अच्छा बच्चे एक बात जरा सुनो, इसी तरह से सिमिलरली हम परसेंटाइल को करेंगे। परसेंटाइल हमारा हर पार्ट 1% है, 1 को 1 से, 2 को 2, 1 से 99 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज बता देगा। तो यहाँ पर P1 जो है, P1 1% है, P2 है 2% है, P3 है 3% है, 99 इंटू 1 तो 99%, यहाँ से लेकर 99% है, और लास्ट का सिर्फ ए 1% है। ठीक है ना जी, ये 1% है, इसको हम लोअर परसेंटाइल और इसको हम अपर परसेंटाइल कहते हैं। ठीक है ना जी, दिस वन इज नोन एज लोअर परसेंटाइल एंड दिस वन नोन एज अपर परसेंटाइल। बोलो बच्चे बोलो, कोई दिक्कत है किसी को, जल्दी से बताइए, गिव गिव योर कंसेंट, गिव योर एडवाइस, बच्चे जल्दी से बताओ, कोई दिक्कत। जल्दी से बताइए बच्चे।
नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट क्लियर है ना? पॉइंट क्लियर है ना जी? पॉइंट क्लियर है। बच्चे, मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ ये है, मैं यहाँ पर तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैंने जगह छोड़ के रखा है ताकि मैं कुछ बताऊँगा। सुनिए बच्चे, सुनिए, इधर ध्यान से सुनिए। सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ और उस पर ज़रा पूरा पूरा आप ध्यान दे दीजिएगा। ठीक है ना जी? पूरा पूरा आप ध्यान दे दीजिएगा। क्लियर? तो कैसे? ठीक है जी? हाँ जी बच्चे, एक बात ज़रा सुनिएगा। मैंने बताया कि अगर मीडियन की फार्मूला हमें याद है तो हम बाकी सभी की फार्मूला याद रख सकते हैं, सिर्फ आपको देखना है। नो नीड टू नोट डाउन। ठीक है? आफ्टर टीचिंग यू कैन नोट डाउन। ठीक है जी? अभी नहीं, आपको कुछ नहीं करना है। तो चलते हैं बच्चे, एक बात जरा सुनिए, इधर ध्यान से देखिएगा बच्चे, इधर ध्यान से देखिएगा, इधर ध्यान से देखिएगा। सुनो बच्चे, सुनो, एक बात जरा सुनोगे, इधर ध्यान से देखोगे, इधर ध्यान से देखोगे। ठीक है ना जी? इधर ध्यान से देख लीजिए बाबूजी, इधर ध्यान से देख लीजिए। ठीक है? एक मिनट शांत रहिए बच्चे, मैं आपको कुछ बोलने जा रहा हूँ और वो क्या बोलने जा रहा हूँ उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। सुनो, मीडियन है डिस्क्रीट डेटा के लिए, फॉर डिस्क्रीट डेटा, डिस्क्रीट डेटा, डिस्क्रीट डेटा के लिए। ठीक है ना जी? एक बात जरा सुनोगे, पहला बात, मीडियन इज इक्वल टू क्या होता है सर? n प्लस 1/2th ऑब्जर्वेशन हो, n प्लस 1/2th ऑब्जर्वेशन हो, यही होता है ना? यही होता है ना? तो बच्चे, क्वार्टाइल्स कितने हैं सर? क्वार्टाइल तो 3 है। तो बच्चे इसी तरह से हम इसको याद रखेंगे। जरा देखिएगा जी, Q1 इक्वल टू क्या होगा, Q2 इक्वल टू क्या होगा, और Q3 इक्वल टू क्या होगा। इसी तरह से D1 इक्वल टू क्या होगा, D2 इक्वल टू क्या होगा। इसी तरह से है D7 इक्वल टू क्या होगा। इसी तरह से D9 इक्वल टू क्या होगा। परसेंटाइल में P1 इक्वल टू क्या लिखेंगे, P2 इक्वल टू क्या लिखेंगे। ये हो गया P, अगर मान लेते हैं 40 है तो इसको कैसे लिखेंगे, और यहाँ पर डॉट 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 P99 है तो हम कैसे याद रखेंगे। सिमिलरिटी के आधार पर हम सभी फार्मूला को याद रख सकते हैं। ठीक है ना जी? ये हमारे केटी सर का स्टाइल है बच्चे, इस स्टाइल में देखिए आपको याद रहेगा, ये मेरा पूरा पूरा विश्वास है। ठीक है ना जी? फिर उसके बाद कुछ भी हो कमेंट बोलना। तो बच्चे एक बात जरा सुनो, इधर ध्यान से बच्चे, यहाँ पर मीडियन है ना, मीडियन 2 भागों में बांटता है, इसलिए n+1 को 2 से डिवाइड करते हैं। क्वार्टाइल 4 भाग में बांटेगा तो n+1 को 4 से डिवाइड करेंगे। डेसाइल 10 हिस्सों में बांटता है, इसलिए n+1 को 10 से डिवाइड करेंगे। परसेंटाइल 100 हिस्सों में बांटता है, इसलिए n+1 को 100 से डिवाइड करेंगे। तो बच्चे एक बात जरा सुनिएगा, यहाँ n+1/4 करेंगे, यहाँ ए भी n+1/4 करेंगे। अच्छा बच्चे, ए भी है n+1/4 करेंगे। ठीक है? यहाँ पर जरा देखिएगा जी, इसको क्या लिखेंगे, n+1/10 कहेंगे। अच्छा, वही वही गलती हो गया, n+1/10 यहाँ भी लिखेंगे, n+1/10 लिखेंगे, यहाँ n+1/10 लिखेंगे। ठीक है? यहाँ भी n+1/10 लिखेंगे। ठीक है जी? परसेंटाइल में अगर लिखना है तो क्या लिखेंगे सर? n+1/100 लिखेंगे, यहाँ n+1/100 लिखेंगे। यहाँ पर जरा देखिएगा, n+1/100 लिखेंगे, यहाँ पर जरा देखोगे n+1/100 लिखेंगे। क्लियर? चलिए बच्चे एक बात जरा सुनिए, यहाँ तक मैंने आपको सिमिलरिटी के आधार पर ये लिख दिया। अब जरा मुझे फिर से बताइएगा बच्चे, इधर ध्यान से देखिएगा जी, फिर से आप बताइएगा, मुझे नहीं बताना है, आपको बताना है। इफ़ यू गिव योर रिप्लाई आई विल बी हैप्पी। ठीक है ना जी? तो बच्चे एक बात जरा सुनोगे, इधर ध्यान से देखिएगा बच्चे, इधर ध्यान से देखिएगा। ये हमारे पास एक पार्ट है, ये एक पार्ट है ना, तो एक पार्ट है, इसलिए n+1/4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर जरा देखिएगा जी, हेलो, यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसा ऐसा कितना पार्ट है, 2 पार्ट है, इसलिए n+1/4 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये एक 25% है बच्चे, इट इज नथिंग बट 25%। ये 2 है तो ये 50% होता है ना, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, Q3 का मतलब क्या हुआ, इस तरह का कितने पार्ट है सर? 3 पार्ट है, इसलिए Q3 के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम n+1/4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो बच्चे मैं कर देता हूँ मल्टीप्लाई,
यहाँ n प्लस 1/4 को 1 से, यहाँ पर 2 है तो 2 से, बच्चे यहाँ 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब इसी बात को मैं दूसरे अंदाज में बोलता हूँ, दूसरे अंदाज में बोलता हूँ मिश्रा जी, दूसरे अंदाज में बोलता हूँ। जरा देखिएगा जी, यहाँ पर 1 है तो 1 से, 2 है तो 2 से, 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसी तरह से डेसाइल को हम याद करते हैं। अगर यहाँ 1 है तो n प्लस 1/10 को 1 से, यहाँ 2 है तो n प्लस 1/10 को 2 से, अगर 7 है तो n प्लस 1/10 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे सर? 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। और इसको कितना से मल्टीप्लाई करेंगे सर? इसको हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरीका से तो हमारा फटाफट फार्मूला बन गया। फार्मूला ये बन गया श्रीमान जी, हमारा फार्मूला क्या बन गया? तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, ठीक है। अच्छा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 9 से, ठीक है जी। अब जरा देखोगे n प्लस 1/100 को 1 से, इसको मल्टीप्लाई करूंगा 2 से, इसको मल्टीप्लाई करूंगा 40 से, अरे यार 99 है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 99 से। 99 से कर देंगे ना जी। बाबूजी जरा छोटा सा और बात बताइए मुझे, एक छोटी सी बात, इसी से हमारा फॉर्मूला बन जाता है। श्रीमान जी एक बात जरा ध्यान दीजिएगा, इसी से फॉर्मूला बन जाता है। अगर हम क्यू के लिखेंगे, यहाँ पर क्यू के, यहाँ पर डी के लिखेंगे। अच्छा बेटा, जैसे किताब में फॉर्मूला दिया होता है ना, उसी तरह से यहाँ पर हम पी के लिखेंगे। अच्छा बच्चे, पी के, अरे बाबूजी पी के, ठीक है, ये हमने पी के लिख दिया। अब जरा एक बात जरा सुनो, इधर ध्यान से बच्चे, इधर ध्यान से देखिएगा जी, ठीक है जी। हेलो, इधर ध्यान से देखिएगा जी। चलो ठीक है जी, कल मूवी दिखाएंगे क्लास में, हो गया। अब चलो इधर ध्यान से देखोगे बच्चे, इधर ध्यान से देखिएगा जी। अभी मैंने आपको क्या बताया सर? क्वार्टाइल है ना, तो 4 भाग में बांटो ना। तो क्वार्टाइल है तो n प्लस 1/4 को 4 से डिवाइड करेंगे। सर डेसाइल है, डेसाइल है तो n प्लस 1 को कितना से डिवाइड करेंगे? तो 10 से डिवाइड करेंगे। परसेंटाइल है तो n प्लस 1 को कितना से डिवाइड करेंगे? सर 100 से डिवाइड करेंगे। ये 100 से डिवाइड करेंगे ना जी? हाँ सर करेंगे। तो जब करेंगे तो एक बात जरा सुनिएगा, एक छोटा सा बात जरा फिर से सुन लीजिए, थोड़ा सा बात सुनिए। यहाँ पर मैंने अभी अभी बताया कि सर ये 1 है तो 1 से, 2 है तो 2 से, 3 है तो 3 से, अगर k है तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? जवाब दीजिए हमें, कितना से मल्टीप्लाई करेंगे जी? बोलो बेटा बोलो। तो इसको हम n प्लस 1/4 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? अरे बेशरम बोलो ना, जवाब कितना देर में लगाते हो? सर k से मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा एक बात जरा सुनिएगा, इधर ध्यान से देखिएगा जी। यहाँ 1 है, 1 है तो 1 से, 2 है तो 2 से, 7 है तो 7 से, 9 है तो 9 से, k है तो बोलो ना, k से मल्टीप्लाई करेंगे। अब जरा एक बात जरा सुनिएगा जी, 1 मिनट शांत रहिए जी। शाम में पढ़ाने से कितना मजा आता है, सब बच्चे हैं बड़े मस्ती में पढ़ रहे हैं, नेपाल से भी बच्चा पढ़ रहा है, देख लो, खुशी खुशी पढ़ रहा है, ठीक है जी। हेलो, इधर ध्यान से देखिएगा जी। n प्लस 1/100 1 है तो n प्लस 1/100 को 1 से, 2 है तो n प्लस 1/100 को 2 से, 40 है तो n प्लस 1/100 को 40 से, 99 है तो n प्लस 1/100 को 99 से, k है तो n प्लस 1/100 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? सर जी k से मल्टीप्लाई करेंगे। अब जरा देखिएगा जी, ये k की वैल्यू क्या होगा? सर ये k की वैल्यू क्या होगा? सर क्वार्टाइल तो 3 ही होता है ना, तो k की वैल्यू 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। डेसाइल कितने होते हैं? सर डेसाइल तो हमारे 9 होते हैं, तो k की वैल्यू 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 9 होगा। अच्छा परसेंटाइल कितने होते हैं? तो ये भी नहीं जवाब दोगे तो क्या जवाब दोगे? सर 1 2 3 4 4 5 5 से लेकर 99 तक होते हैं, ये 99 परसेंटाइल होते हैं। आई होप कि आपको फार्मूला याद हो गया होगा और किताब के जैसे भी फार्मूला आपको याद हो गया होगा कि हम लिखते कैसे। रिप्लाई प्लीज, गिव कमेंट। ये आपके सामने है और यही बात हमने ऊपर लिखा हुआ है बाबूजी, यही बात हमने ऊपर लिखा हुआ है, ये वाला बात, ये वाला बात ऊपर लिखा हुआ है फॉर डिस्क्रीट डेटा। जल्दी से बताइए, गिव योर कमेंट, गिव योर कमेंट। ये बच्चे ये डिस्क्रीट और कंटिन्यू अनग्रुप डेटा के लिए, दोनों के लिए, डिस्क्रीट के लिए भी है
और रॉ डेटा के लिए भी, ये दोनों के लिए फार्मूला है। जल्दी से बताइएगा, जल्दी से। अरे यस सर, यस सर, यस सर को गोली मारो। क्या यस सर बोलो रे, क्या समझ आया नहीं आया, क्या लगा, ये सब बताओ ना, क्या बोल रहा है यस सर, यस सर। कमेंट, हाँ जी कमेंट दे दो, कमेंट। समझ में आया नहीं आया, कहाँ नहीं आया, जल्दी से बताओ, कहाँ नहीं आया। जल्दी बताओ, मैं किसमिस खिलाऊंगा, जल्दी से कमेंट मारो। कल केक लेते आऊंगा। अच्छा जी। समझ आ गया सर। हम्म। ठीक है, समझ आ गया। अच्छा से सर, समझ आ गया सर, अच्छी बात है जी, बहुत बढ़िया जी, धन्यवाद। अच्छा से समझ में आ गया, गोविंद महतो ने बोला। चलिए जी, बहुत बढ़िया जी। सुनिए, ये जो फॉर्मूला था हमारा अनग्रुप्ड डेटा और उसके बाद है डिस्क्रीट डेटा का ये था। अब हम लोग इसी तरीका से हम लोग ग्रुप्ड डेटा में कंटिन्यूअस डेटा के लिए कैसे हम फार्मूला याद रख सकते हैं, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सुनिए बच्चे, एक बात जरा सुनिए, इधर ध्यान से सुनिएगा, इधर ध्यान से सुनिएगा जी, इधर ध्यान से सुनिए। गोविंद बोलो, जरा गोपाल बोलो। जल्दी से समझ में आया कि नहीं बताओ बच्चे। और कंटिन्यूअस डेटा, यहाँ पर मैं लिखने जा रहा हूँ, और कंटिन्यूअस डेटा, इधर ध्यान से देखिएगा, हम कुछ भी नहीं छोड़ते बच्चे। इस तरह से जो भी लिख के बता रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, हम कुछ भी नहीं छोड़ते, हर चीज़ आपको बता रहा हूँ। ये मत समझना कुछ पॉइंट छोड़, कुछ पॉइंट ज़्यादा ही बताते हैं। चलिए बच्चे, एक बात जरा सुनिए, हम लोग जो पढ़ रहे थे, हम लोग सबसे पहले पढ़े, हम लोग बच्चे, हम लोग पढ़े हैं मीडियन, उसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं क्वार्टाइल। अच्छा जी, क्वार्टाइल के बाद हम लोग पढ़ रहे हैं डेसाइल, और डेसाइल के बाद हम लोग पढ़ रहे हैं परसेंटाइल। श्रीमान जी जरा एक बात जरा ध्यान से देख लीजिएगा जी, ये है हमारा अगला पार्ट, जरा देखिएगा, देखिएगा बच्चे, ये है हमारा मीडियन का पार्ट, ठीक है। ये है क्वार्टाइल्स, ये हो गया डी डेसाइल्स, ये हो गया जी परसेंटाइल्स, ठीक है जी, परसेंटाइल्स हो गया। अच्छा सुनिए, सुनिए जी, सुनिए श्रीमान जी, सुनिए एक बात, जरा मुझे छोटा सा बात बताइए कि सर मीडियन होता है तो मीडियन कितना होता है, सर एक ही होता है। क्वार्टाइल्स कितना होता है, सर 3 होता है। एक Q1 लिख दिया, Q2 लिख दिया, Q3 लिख दिया। अब यहाँ पर जरा देखिएगा जी, कि डेसाइल कितने होते हैं, सर डेसाइल तो 9 होते हैं। यहाँ पर D2, यहाँ पर इसी तरह से हम लोग D3, इसी तरह से लिखते चले जाएंगे तो D7, इसी तरह से अगर हम आगे बढ़ा दें तो यहाँ पर D9, ठीक है। इसी तरह से आगे बढ़ाएंगे तो डिक्के, ये लिखेंगे ना जी डिक्के, तो बाद में लिखेंगे डिक्के, अभी रहने दो। इसी तरह से बच्चे परसेंटाइल के काम करते हैं, परसेंटाइल में P1, यहाँ पर होगा P2। बच्चे पेपर में हमारे पास इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, कम आते हैं। यहाँ पर P40, यहाँ पर डॉट 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 P99, ऐसे हमने ले लिया। लैंग्वेज वाला बड़ा वाला क्वेश्चन जो है वह कम आता है, बट क्वेश्चन तो हमें करना है, सीखना है। और एक बात याद रख रहा है, रख लीजिए, ये सब सारे तरीके आपके बीकॉम ऑनर्स हो चाहे बीकॉम पास हो, कोई भी यूनिवर्सिटी का हो, सब में आपको बहुत फायदा पहुंचाने वाला है। इसलिए शांत रहिए, मैं पढ़ा रहा हूँ जी, देखते रहो। इधर ध्यान से देखिएगा बच्चे, इधर ध्यान से सुनिए, इधर ध्यान से देखिएगा जी। मीडियन है तो मीडियन की फार्मूला क्या होती है, सर L+N/2 -C अपॉन F इंटू आई, ये वाला फार्मूला है। मीडियन इक्वल टू ये वाला फार्मूला है, ठीक है।
मीडियन इक्वल टू ये वाला फॉर्मूला है। समझ में आ गया ना जी बच्चे? तो एक बात जरा सुनो, इधर ध्यान से सुनो, इधर ध्यान से सुनो। जो फॉर्मूला, अब कैसे फॉर्मूला याद कैसे रखते हैं? फॉर्मूला याद करवाने की तरीका कलाकारी कैलाश ठाकुर सर बताते हैं, ठीक है ना जी? इसलिए ध्यान से सुन लीजिए, किताब में लिखा हुआ ये बात नहीं मिलेगा, ये वॉइस ही मिलेगा, समझाने का टेक्निक ही आपको याद करवा पाएगा, नहीं तो आप रटते रहिए, ठीक है ना जी? हेलो बच्चे, मीडियन निकालने की ये फार्मूला है। तो बच्चे अगर क्वार्टाइल हो, चाहे डेसाइल हो, चाहे परसेंटाइल हो, कुछ भी हो, आपको यही सब कुछ लिखना है सभी फार्मूला में, यही एल एन सी एफ आई यही सब कुछ लिखना है। फर्क इतना ही है कि अगर हम क्वार्टाइल निकालेंगे तो एन को 4 से, डेसाइल निकालेंगे तो एन को 10 से, परसेंटाइल निकालेंगे तो एन को 100 से डिवाइड कर देंगे। क्लियर? तो चलते हैं बच्चे। श्रीमान जी जरा इधर हमारे तरफ देखिए, हमारे तरफ देख लीजिए, जरा नजर डाल लीजिए, मेरे तरफ नजर डालना है। सर क्या लिखेंगे सर? एल एन, यहाँ n/4 माइनस सी अपॉन एफ इंटू आई, ऐसे यहाँ पर एल प्लस n/4 माइनस सी अपॉन एफ इंटू आई, यही फार्मूला लिखना है सब जगह। एल प्लस, यहाँ क्वार्टाइल है तो n/4 माइनस सी अपॉन एफ इंटू आई, यहाँ डेसाइड में ज़रा लिखते हैं एल प्लस, यहाँ पर क्या करेंगे n/10 लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चे? यहाँ n/10 माइनस सी अपॉन एफ इंटू आई, यहाँ पर लिखेंगे एल प्लस, यहाँ n/10 माइनस सी अपॉन एफ इंटू आई, यहाँ पर क्या लिखूंगा बच्चे? एल प्लस n/10 माइनस सी अपॉन एफ इंटू आई, यहाँ पर भी वही चीज़ लिखूंगा एल प्लस n/10 माइनस सी अपॉन एफ इंटू आई, यहाँ क्या लिखूंगा? तो एल प्लस n/10 माइनस सी अपॉन एफ इंटू आई। इसी तरह से अगर मान लेते हैं मेरे को के लिखना होता तो यहाँ पर क्यू के, सुनो जी सुनो, जरा ध्यान से सुनो, ठीक है जी? ए भाई जरा देख के चलो, इधर भी उधर भी, बच्चे इधर भी उधर भी देखो, देखो देखो देखो, क्या देख रहे हो? इधर देखो बच्चे, 1 मिनट शांत रहो भाई। ए भाई जरा देख के चलो, हाँ जी, इधर भी उधर भी, यहाँ पर D9 की हमने लिख दिया। इसी तरह से अगर क्वार्टाइल लिखना होता तो बाबूजी क्या करते? क्वार्टाइल लिखना होता तो क्यू के करते। तो इसके लिए भी वही फार्मूला एल प्लस, यहाँ n/4 माइनस सी अपॉन एफ इंटू आई, ऐसे लिखते हैं। यहाँ पर जरा देखोगे, यहाँ पर भी डी के लिए करना होगा तो क्या लिखेंगे? सर लिखेंगे एल प्लस n/10 माइनस सी अपॉन एफ इंटू आई, ऐसे लिखेंगे। इसी तरह से जरा सुनिएगा जी, ए भाई जरा देख के चलो, इधर भी उधर भी, इधर देखोगे क्या लिखोगे? एल प्लस, यहाँ n/100 माइनस सी अपॉन एफ इंटू आई, यहाँ पर लिखेंगे एल प्लस n/100 माइनस सी अपॉन एफ इंटू आई। इधर लिखो ना यार, मेरे से पहले तो तुम लिख लिया होता n/100 माइनस सी अपॉन एफ इंटू आई, यहाँ पर लिखेंगे एल प्लस n/100 माइनस सी अपॉन एफ इंटू आई, ये लिख दिया। तो इसी तरह से पी के, तो पी के इक्वल टू क्या लिखेंगे? तो एल प्लस n/100 माइनस सी अपॉन एफ इंटू आई, ठीक है ना जी? इस तरह से लिख दिया। अब जरा सुनिए बच्चे, सुनिए ध्यान से सुनिएगा, आपको बस सिर्फ देखना है, सिर्फ देखना है जी, देखना है बच्चे, देखना है आपको, सिर्फ देखना है आपको, और कुछ नहीं करना है, ठीक है जी? क्या करना है तो बच्चे एक बात जरा सुनो, यहाँ ध्यान देना जी, यहाँ इसके पहले वाला में, इसके पहले वाला फॉर्मूला में देखो ना, यहाँ पर n ले रहे थे, यहाँ n+1 था, लेकिन कंटिन्यूअस में n/2 होगा, चाहे n/4 होगा, चाहे n/10 होगा, वहाँ पर n+1 नहीं होगा, ठीक है? डिस्क्रीट में, अनग्रुप्ड डेटा में n+1 लेंगे, लेकिन कंटिन्यूअस अगर होगा तो हम n खाली लेंगे, ठीक है ना जी? पहला बात। दूसरी बात जरा देखो, ये जो n से संबंधित पार्ट है ना, ये हमारा पूरा डाटा है, उसी को आप भाग से काट रहे हो, काट रहे हो, काट रहे हो,
तो उसी को हमें मल्टीप्लाई करनी है। ये जरा देखिएगा जी, यहाँ n+1/4 एक पार्ट है, एक से मल्टीप्लाई किया, n+1/4 ये दूसरी पार्ट है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया। तो उसी तरह से n कहाँ है, तो यहाँ पर है, तो n वाला इसको ही मल्टीप्लाई करना है और किसी को नहीं करना है। तो सुनिए जी, श्रीमान जी सुनिए, यहाँ पर Q1 है तो n/4 को 1 से, Q2 है तो n/4 को 2 से, Q3 है तो n/4 को 3 से, Qk है तो n/4 को k से मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा श्रीमान जी, 1 मिनट शांत रहिएगा जी। यहाँ पर D1 है तो n/10 को 1 से, D2 है तो n/10 को 2 से, D3 है तो n/10 को 10 से, D7 है तो n/10 को 7 से, D9 है तो n/10 को 9 से, Dk है तो n/10 को k से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरीका से आप जरा देखिएगा जी, यहाँ पर 1 है तो n/100 को 1 से, 2 है तो n/100 को 2 से, 40 है तो n/100 को 40 से, और 99 है तो n/100 को 99 से, k है तो n/100 को k से मल्टीप्लाई कर देंगे। और इस तरह से हमारा ये स्टैंडर्ड फार्मूला बन गया। यहाँ पर जरा देखोगे बेटे, एक बात जरा बताओ, क्वार्टाइल्स कितने होते हैं? सर क्वार्टाइल्स तो 4 होते हैं, 3 होते हैं, तो 1 2 3 k की वैल्यू होगा। सर डेसाइल कितने होते हैं? तो डेसाइल तो हमारे 9 होते हैं, तो k की वैल्यू क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 9 होगा। यहाँ पर परसेंटाइल कितने होंगे बच्चे? तो बच्चे k इक्वल टू कितना होगा? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 99 होगा। ये हमारा हो गया। एंड आई होप कि आपको हमारी ये याद करवाने वाली टेक्निक अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। प्लीज रिप्लाई, जल्दी से बताइए। आई होप कि आपको याद हो गया होगा, अच्छा लगा होगा, ठीक है जी, समझ में आ गया होगा। रिप्लाई प्लीज, क्विक। हो गया सर, हो गया, समझ आ गया सर। अच्छा जी, समझ में आ गया बेटा, खाली समझ में आ गया, अच्छा नहीं लगा, आपको याद नहीं हुआ, तो फिर क्या पढ़ा, बेकार पढ़ा फिर। ठीक है ना जी, मेरे बताने के बाद अगर आपको याद नहीं हुआ, अच्छा समझ नहीं आया, तो बेकार पढ़ा फिर। बोलो जल्दी बोलो, समझ में आ गया सर, आ गया। कहाँ दिमाग है बेटे? ठीक है, याद हो गया जी, याद हो गया, जल्दी बताइएगा। एक बच्चा को याद हो गया, लेकिन बात और कुछ भी इसमें बच्चे, मजा आ रहा है। अच्छा जी, अर्पित ने बोला सुमित याद हो गया एकदम सही से। अच्छा जी, ठीक है जी। और बच्चे बच्चे और बताओ जी। सुनो, एक बात जरा सुनोगे, मीडियन की जो टर्म्स है, हम उसी के जैसे हम बाकी सभी के टर्म्स का यूज, मतलब एप्लिक इंटरप्रिटेशन हम जान सकते हैं। कैसे जान सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ बच्चे, आपको मैं बता रहा हूँ, एक एक बात आपको याद हो जाएगा। सुनिए इधर ध्यान से, मीडियन आपने पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा है तो तुम्हारी गलती है, पढ़ना चाहिए। ये बच्चे यहाँ पर जरा देखोगे, यहाँ यहाँ एन, सबसे पहली बात क्या है, एल क्या है? सर एल तो है मीडियन क्लास का लोअर लिमिट है, तो उसी तरह से यह एल क्या होगा, तो Q1 क्लास का लोअर लिमिट होगा। यह एल क्या होगा, तो Q2 क्लास का लोअर लिमिट होगा। यह एल क्या होगा, एक एल क्या होगा, तो सर Q3 क्लास का लोअर लिमिट होगा। यह एल किसका होगा, तो Qk क्लास का लोअर लिमिट होगा। इसी तरीका से यह एल D1 क्लास का लोअर लिमिट, यह एल D2 क्लास का लोअर लिमिट, यह एल D3 क्लास का लोअर लिमिट, यह एल P40 क्लास का लोअर लिमिट, और यह एल P99 क्लास का लोअर लिमिट होगा। ठीक है ना जी? हेलो, इधर ध्यान से सुनिएगा जी, इधर ध्यान से सुनिएगा बच्चे, एक बात जरा सुनोगे। अरे बच्चे एक बात जरा सुनो, अपने आप को देखो ना, दूसरे को क्या देख रहे हो, उससे पूछिएगा, उससे पूछिएगा, तुम क्या समझते हो कि कौन क्या है? जो दिखता है, जो दिखता है, ये मत समझो कि उसमें कुछ दम नहीं है, उसमें भी बहुत कुछ दम होता है।
ठीक है जी। तो बच्चे हमें और तुम्हें नहीं बोलना है, रिजल्ट्स टेल। ठीक है जी, नो कमेंट, रिजल्ट्स विल टेल कौन कितना पढ़ा, कितना कौन समझा, वो तो हम सभी जानते हैं। लेकिन बच्चे हम सब उम्मीद पर जिंदा हैं, उम्मीद पर हम आगे बढ़ेंगे, उम्मीद हमें हमारा कामयाबी पर पहुंचाएगा। ठीक है ना जी। चलते हैं आगे बढ़ते हैं बच्चे, इधर ध्यान से देखिएगा जी। मैंने आपको मीडियन पढ़ाया था और उस मीडियन में आपको ये बताया था, सुनिए इधर ध्यान से सुनिए, कि मीडियन क्लास क्या होता है। सर मीडियन क्लास क्या होता है, m इक्वल टू मीडियन क्लास। मीडियन क्लास क्या होता है सर, मीडियन क्लास द क्लास इंटरवल हैविंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इन जस्ट इक्वल टू और जस्ट ग्रेटर देन n/2, ये है हमारा ये बच्चे। यहां पर n/2 जो होगा ना, वह कंटिन्यूअस डेटा में मीडियन का रैंक बोला जाएगा। ठीक है ना जी। बच्चे एक बात जरा सुनिए, यह n/2 क्या होगा, दिस इज द रैंक ऑफ मीडियन क्लास और कंटिन्यूअस डेटा। एक बात जरा बताओ, यहां n/4 क्या होगा, रैंक ऑफ Q1 क्लास। ठीक है ना जी। यहां पर 2n/4 रैंक ऑफ Q2 क्लास, 3n/4 रैंक ऑफ Q3 क्लास, ये होगा जी। अच्छा बच्चे एक बात जरा सुनिएगा, मैंने आपको ये बात बताया था, ये बात मैंने बताया था आपको, जरा देखिएगा जी, इधर ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा जी, ध्यान से देखिएगा। क्या बताया था यार, ये देखो, मीडियन क्लास सब कुछ फार्मूला में बताया था। ये जरा देखिए ना जी, एल इक्वल टू क्या होता है, तो मीडियन क्लास होता है। ये सब कुछ मैंने आपको बताया था। ये बताया था ना, मीडियन क्लास द क्लास इंटरवल हैविंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट इक्वल टू और जस्ट ग्रेटर देन n/2। यहाँ पर n/2 है ना, इसी के ठीक बराबर होना चाहिए या उससे ठीक ज़्यादा होना चाहिए, वो हमें क्लास इंटरवल लेना है। तो बच्चे एक बात जरा सुनिए श्रीमान जी, इसी तरीका से हमें यहाँ पर भी काम करना है। तो बच्चे हमारा इसका क्लास बताना है, मीडियन क्लास, Q1 क्लास, Q3 क्लास, D3 क्लास, D9 क्लास, P2 क्लास, ये सभी क्लास निकालना है। तो बच्चे एक बात जरा सुनो, मीडियन क्लास तो वह क्लास इंटरवल जिसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी n/2 के ठीक बराबर हो चाहे उससे ठीक ज़्यादा हो, उसको मीडियन क्लास बोलते हैं। यह Q1 क्लास वह क्लास इंटरवल जिसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी n/4 के ठीक इक्वल हो या उससे ठीक ज़्यादा हो। Q3 क्लास द क्लास इंटरवल हैविंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट इक्वल टू और जस्ट ग्रेटर देन 3n/4। यहाँ पर जरा देखिएगा जी, इधर ध्यान से, यहाँ D3 क्लास द क्लास इंटरवल हैविंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट इक्वल टू और जस्ट ग्रेटर देन 3n/10। इसी तरह से P40 क्लास द क्लास इंटरवल हैविंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट इक्वल टू और जस्ट ग्रेटर देन 40n/100। क्लियर हो गया जी, कौन सा क्लास क्या होता है वो जरा सुनिए। फिर उसके बाद यह f, दिस f इज, देखिएगा यह l क्या है, तो l इज लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। यह f फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, यह f फ्रीक्वेंसी ऑफ Q1 क्लास, यह f फ्रीक्वेंसी ऑफ Q3 क्लास, दिस f फ्रीक्वेंसी ऑफ D3 क्लास, दिस f फ्रीक्वेंसी ऑफ P99 क्लास। इसी तरह से जरा देखिएगा ये आई का मतलब क्या है, मीडियन क्लास का लेंथ। आई मीन्स लेंथ ऑफ मीडियन क्लास। यह आई लेंथ ऑफ Q1 क्लास, यह आई लेंथ ऑफ Q3 क्लास, यह आई लेंथ ऑफ D2 क्लास, यह आई लेंथ ऑफ D7 क्लास, यह आई लेंथ ऑफ P40 क्लास को शो करता है। इसी तरह से जरा देखिएगा यहाँ पर C, बच्चे यहाँ पर C देखिएगा, C का मतलब ये हुआ कि मीडियन क्लास के ठीक पहले वाले क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इस क्लास के ठीक पहले वाले क्लास के क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को C बोलते हैं। तो इसी तरह से यह C इस क्लास के ठीक पहले वाले क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, बच्चे यह C Q2 क्लास के ठीक पहले वाले क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यह C Q3 क्लास के ठीक पहले वाले क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यह C D2 क्लास के ठीक पहले वाले क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यह C P2 क्लास के ठीक पहले वाले क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यह C D9 के ठीक पहले वाले क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को शो करता है। समझ में आ गया जी। आई होप कि आपको ये फार्मूला
और इस फार्मूला में जो भी यूज होने वाले टर्म हैं उसकी इंटरप्रिटेशन आपने ढंग से याद कर लिया होगा, समझ में आ गया होगा। यू हैव टू गिव कमेंट। जल्दी बताइए, जल्दी से बताइएगा जी। हाँ जी, बोलो बच्चे बोलो, ठीक है, कमेंट देना है। यू हैव टू गिव कमेंट ऑन इट। तो बच्चे एक बात जरा सुनिए, इधर ध्यान से देखिएगा जी। मैंने आपको ये सारी बात बता दी। ओके, ओके हो गया जी, ओके हो गया। अच्छा बच्चे एक बात जरा सुनिए, इधर ध्यान से देखिएगा जी। बच्चे 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 इधर ध्यान से सुनिए। अब हम लोग इसकी बातें पढ़ लिया, पार्टीशन वैल्यू की सारी बातें हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग के पेपर में जिस स्टैंडर्ड का क्वेश्चन आता है हम उस टाइप का क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना जी। हम उस टाइप का क्वेश्चन करते हैं। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन ये है, ठीक है जी, एक क्वेश्चन हमारा ये है, एक क्वेश्चन हमने क्विकर क्यूए से लिया है। तो चलते हैं जरा क्वेश्चन लेते हैं। कहता फॉलोइंग आर द वेजेस ऑफ लेबरर्स। ये हमारे पास लेबर्स का वेजेस दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। एंड नाउ वी हैव टू फाइंड द मीडियन Q1 Q3 D3 D6 एंड P82। ये हमें निकाल कर बताना है जी, ठीक है ना जी। हो गया बच्चे, इधर ध्यान से देखिएगा जी। अरे रूपक जादव तुम कहाँ रहते हो भैया। यू हैव टू गिव कमेंट। कमेंट का मतलब है समझ आया कि नहीं आया, अच्छा लगा कि बेकार लगा, तीखा लगा कि बस नमकीन लगा कि मीठा लगा कि क्या लगा, यार ये सब बोलना है। गजब हाल है। सुनिए, सबसे पहली बात जरा देखिएगा जी, सबसे पहली बात जरा देखिएगा कि हमारे पास जो ये डेटा दिया हुआ है ये हमारा डेटा रॉ डेटा है, अनग्रुप्ड डेटा है। अनग्रुप्ड डेटा है तो अनग्रुप्ड डेटा के लिए कभी भी हम मीडियन निकालते हैं, तो मीडियन निकालने के लिए जो तरीका यूज होता है वही सेम तरीका क्वार्टाइल डेसाइल परसेंटाइल के लिए भी इस्तेमाल होता है। मीडियन के लिए सभी ऑब्जर्वेशन को हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। तो हेयर टू फाइंड Q1 क्वार्टाइल डेसाइल और परसेंटाइल we will arrange all observations in ascending order। तो बच्चे एक बात जरा सुनोगे, ये हमारे पास दिया हुआ है, इस सारे ऑब्जर्वेशन को हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो सबसे पहले जो छोटा है उसको सेलेक्ट करिए। सबसे पहले है असेंडिंग ऑर्डर में हमें अरेंज करना है, ठीक है ना जी। असेंडिंग ऑर्डर में हमें अरेंज करना है, ठीक। तो बच्चे एक बात जरा सुनिएगा, तो सबसे छोटा कौन है बेटा। 56, 50 छोटा है, 50 से कोई छोटा है, 50 से कोई छोटा नहीं है। तो सबसे पहले 50 ऐसे लिखेंगे और कट करते जाएंगे क्योंकि फिर दिमाग खराब नहीं होगा। 50 से ठीक ज़्यादा कौन है सर, 56 है, ये 56 लिख दिए। 56 से ठीक ज़्यादा कौन है भैया, तो 56 से ज़्यादा है 65, तो 65 लिख दिए। 65 से ठीक ज़्यादा कौन है, तो सर 65 से ज़्यादा, तो 65 से ज़्यादा तो हमें 75 लगता है, लेकिन 75 2 टाइम्स है तो 75 2 टाइम्स लिख दीजिएगा। अब जरा देखोगे 75 से ठीक ज़्यादा कौन है सर, 80 है, तो 80 लिख दीजिए। 80 से ज़्यादा कौन है सर, 82 है, ये भी लिख दिया। अब उससे ज़्यादा कौन है, नहीं 90 है, 90, ये 90 लिख दिया। अब 90 से ज़्यादा कौन है सर, 90 से ज़्यादा तो 120 है, 120 लिख दिया। अब 120 से ज़्यादा कौन है, जल्दी से बताइएगा। 120 हो गया, अब हमारे पास 130 बच गया, बस ये हमारा लिखा गया, ये हमने लिख दिया जी। तो चलो बच्चे एक बात ज़रा बताओ, हमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन काउंट करना है, तो काउंट करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 ऑब्जर्वेशन है। और 10 ऑब्जर्वेशन है तो 10 ऑब्जर्वेशन हम लोग लिख देते हैं। एक ऑब्जर्वेशन इसमें और जोड़ दूं, बोलो ना, हमारा काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा और कोई फायदा नहीं है। तो गिनते हैं जरा, इसमें कितने ऑब्जर्वेशन है जी, काउंटिंग तो मेरा गलत नहीं है। एक बात जरा सुनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ही है यार। एक और जोड़ लेते हैं हम लोग, यहाँ पर एक और ऑब्जर्वेशन 140 मान लेता हूँ, ठीक है। तो सबसे लास्ट में हमने 140 ले लिया, हमने 140 ले लिया, ठीक है। बस हम लोग काम करते हैं। तो चलिए जरा एक बात जरा सुनिए, इधर ध्यान से देखिएगा जी, ध्यान दीजिएगा जी, ध्यान दीजिएगा बेटा, इधर ध्यान दीजिएगा जी। अरे बेटा धीर, तुम्हारा ध्यान किधर है, केटी सर इधर है, तुम्हारा ध्यान किधर है, केटी सर इधर है, ठीक है, इसलिए ध्यान इधर दो।
बेटा हमारे पास n इक्वल टू 11 ऑब्जर्वेशन है। तो चलते हैं, सबसे पहला काम है मीडियन जो निकालते हैं उस तरह से। तो सुनो बच्चे सुनो, इधर ध्यान से देखो, ध्यान दे दो बच्चे, ध्यान दे दो। तो मीडियन इज इक्वल टू, फार्मूला होता है सर n+1/2th ऑब्जर्वेशन, 2th ऑब्जर्वेशन। यहाँ n के जगह पर 11 है तो 11+1/2 मतलब हो गया 6th ऑब्जर्वेशन। तो 6th पोजीशन पर कौन ऑब्जर्वेशन है सर? 6th पोजीशन पर गिनिए, 1 2 3 4 5 6, यही हमारा 80 है। तो यहाँ पर 80 इज द मीडियन ऑफ दिस डेटा। ठीक है ना जी बच्चे, एक बात जरा सुनो, इधर ध्यान से देखिएगा। अब हम लोगों को निकालना है बेटा क्या, Q1 निकालना है सर, Q1 निकालना है। तो Q1 के लिए क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। Q1 के लिए है रॉ डेटा है बच्चे, तो फॉर्मूला में n+1 इसको 4 करेंगे। यहाँ 1 है तो यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस ऑब्जर्वेशन लिखेंगे। यहाँ पर मैं ऑब्जर्वेशन लिखना छूट गया, तो यहाँ पर दिस ऑब्जर्वेशन, इस सभी में हमें लिखना पड़ेगा दिस ऑब्जर्वेशन। यहाँ पर लिखेंगे दिस ऑब्जर्वेशन, इस सभी में ऑब्जर्वेशंस लिखने पड़ेंगे। ये ऑब्जर्वेशन है, दिस ऑब्जर्वेशन मतलब इस पोजीशन वाला ऑब्जर्वेशन, इस पोजीशन वाला ऑब्जर्वेशन हमें लिखना है, ये है। तो बच्चे एक बात जरा सुनोगे, इसी तरीका से कंटिन्यूअस के लिए ऐसा कुछ नहीं। बच्चे यहाँ पर जरा बताओ ना सर, 11 है +1/4 इक्वल टू कितना आया सर? 3 आया। तो थर्ड ऑब्जर्वेशन। तो एक बात जरा बताइए, इस अरेंजमेंट में थर्ड पोजीशन पर कौन ऑब्जर्वेशन है? तो यहाँ 1 2 3, तीसरा पोजीशन पर है 65, इसलिए Q1 इक्वल टू हो गया 65। Q1 इज इक्वल टू 65। बहुत बढ़िया गोविंद, बहुत बढ़िया जी, ठीक है जी। बिना बिना का भी कर लेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपके पास कंसेप्ट आ जाएगा ना। आप 10 का भी कर लोगे, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है। आप जरा देखिए ना, मैं इस तरह से बता दिया। अब यहाँ पर Q3 के लिए है, तो यहाँ n+1/4, थोड़ा सा आपका काम आसान हो जाए उसके लिए किया था। यहाँ दिस ऑब्जर्वेशन, ये हो गया ए ऑब्जर्वेशन। तो एक बात जरा सुनिए पांडे जी, n की जगह पर 11 हो गया, +1/, हो गया 4, इज इक्वल टू कितना हुआ? 9th ऑब्जर्वेशन। मतलब विच ऑब्जर्वेशन एट 9th पोजीशन। तो 9th पोजीशन पर कौन ऑब्जर्वेशन है आपको गिनना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9th पोजीशन पर, दैट इज 120। देयरफॉर 120 विल बी Q3 नॉट Q2 गोविंद, Q3। यहाँ पर ये हो गया जी 120, ये हमारा Q हो गया। बेटे एक बात जरा सुनोगे, इधर ध्यान से देखिएगा जी, इतना हो गया ना जी बच्चे। ये मीडियन है वो 50% को लेता है, तो Q2 भी 50% को, P5 भी 50% और P50 भी 50%, और इसकी वैल्यू हमेशा इक्वल होगा, ये बात याद रखिएगा, ठीक है ना जी। इसकी वैल्यू हमेशा इक्वल होगा, और ये थ्योरेटिकल सवाल आपसे कभी भी पूछा जा सकता है। क्लियर? इसी तरीका से अब हम लोग जरा डेसाइल पर आते हैं। डेसाइल में हमें निकालना है सर D3 और D6। तो दो काम करते हैं बच्चे, श्रीमान जी जरा D3 निकालते हैं। तो फॉर्मूला के अनुसार 3 n+1/10th ऑब्जर्वेशन। अब आ गया ना, डेसिमल में आ गया। तो 10th ऑब्जर्वेशन सुनिए, 3 है तो 3, यहाँ 11+1/10 मतलब कितना होगा जी? ये 12/10, 1.2 3.6 ऑब्जर्वेशन, यही हो गया ना, 3.6 ऑब्जर्वेशन हो गया। तो अब जरा सुनिए, एक बात जरा सुनिएगा, इधर ध्यान से सुनिएगा बच्चे। मीडियन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि सर यहाँ 3 है और यहाँ पर 0.5 ही आता था। मीडियन में 2 भाग में डिवाइड करोगे तो हमेशा डेसिमल के बाद 0.5 ही आएगा, लेकिन अगर 10 भाग में बांटोगे, चाहे 4 भाग में बांटोगे, तो डेसिमल के बाद कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा 5 ही आए, कोई भी दूसरा नंबर आ सकता है, ठीक है। तो इसके केस में बच्चे ए हो गया, इसका रैंक हो गया, इट इज़ रैंक इज 3.6, लेकिन हमें डेसिमल के पहले है 3, तो लिखेंगे थर्ड ऑब्जर्वेशन। यहाँ डेसिमल के बाद 0.6 आया तो 0.6। यहाँ पर बेटे एक बात जरा सुनो, डेसिमल के पास 0.6 है तो 0.6 लिखेंगे। अगर डेसिमल के बाद 0.2 होता तो 0.2 लिखते, डेसिमल के बाद 0.25 होता तो 0.25 लिखते। अब यहाँ डेसिमल के पहले 3 है तो थर्ड ऑब्जर्वेशन, डेसिमल के पहले अगर 13 होता तो 13th ऑब्जर्वेशन लिखते,
डेसिमल के पहले 23 होता तो 23rd ऑब्जर्वेशन लिखते, और इसी से एक ज्यादा यहाँ और इस सेम ऑब्जर्वेशन को माइनस करते, जैसे मीडियन में करते हैं उसी तरह से हम क्वार्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल सब में करेंगे। तो बच्चे श्रीमान जी जरा इधर ध्यान से देखिए, यहाँ 3 है तो यहाँ 4th लिखेंगे, 4th ऑब्जर्वेशन माइनस 3rd ऑब्जर्वेशन, 3rd ऑब्जर्वेशन, यहाँ पर हो गया 3rd ऑब्जर्वेशन। अब बताइएगा जी तीसरा पोजीशन पर कौन ऑब्जर्वेशन है। अच्छा एक बात जरा सुनोगे, इधर ध्यान से सुनोगे, इधर ध्यान दे दो भैया, ध्यान दे दो। तो तीसरा पोजीशन पर हमारा 65 है, तीसरा पोजीशन पर कौन है, तो 65 है, तो यहाँ पर हम 65 लिख देंगे। यहाँ डेसिमल के बाद 0.6 है तो 0.6, 4 के जगह पर क्या लिखेंगे, चौथा पोजीशन पर कौन ऑब्जर्वेशन है। अरे भाई साहब बोल दिया करो कभी, गजब हाल है यार, तुम तो 75 है, यहाँ पर हम लिखेंगे 75, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 65, और बच्चे इसी को कर लो सिंप्लीफाई, यू विल गेट द आंसर। तो ये हो गया 65, ये हो गया 0.6 इंटू 10, ये हो गया 6 5 11 71, ये हो गया D3 इक्वल टू 71। गोविंद का तो ठीक आ गया जी, डेसिमल में 0.12 होता तो 0.12 लिखते, ठीक है ना जी, 0.12 लिखते और क्या लिखते, ठीक है ना जी बच्चे। अच्छा बच्चे एक बात जरा सुनो, इसी तरह से हमें D6 की वैल्यू निकालना है, ठीक है जी, D6 की वैल्यू निकालना है। तो सुनिए D6 इक्वल टू 6, यहाँ n+1/10th ऑब्जर्वेशन, 10th ऑब्जर्वेशन लिखते, यहाँ पर लिखेंगे 6, n के जगह पर 11 + 1/10 इक्वल टू कितना होगा 7.2, 7.2th ऑब्जर्वेशन। अब जरा बताइए इसी तरह से लिखूंगा, क्या लिखूंगा, तो 7th ऑब्जर्वेशन, ठीक है, डेसिमल के बाद है 0.2 तो 0.2 लिखोगे, यहाँ 7 है तो यहाँ 8 लिखेंगे, 8th ऑब्जर्वेशन। अब माइनस हो गया हमारा 7th ऑब्जर्वेशन, 7th ऑब्जर्वेशन, जल्दी से बता दीजिए बच्चे 7वां पोजीशन पर कौन ऑब्जर्वेशन है, विच ऑब्जर्वेशन एट 7th पोजीशन, 7th पोजीशन पर कौन ऑब्जर्वेशन है, गिनना है, 1 2 3 4 5 6 7, 7वां पोजीशन पर 82 है और 8वां पोजीशन पर 90 है, तो हम लिखेंगे 82, यहाँ लिखेंगे 82, 0.2 है तो 2, यहाँ पर हो गया 90, यहाँ हो गया 82। बच्चे इसको सिंप्लीफाई करिए, सिंप्लीफाई करके बताइए कितना आएगा, 90 - 82 इक्वल टू 8, 8 इंटू 0.2 तो ये 1.6 हो गया, 82 + 1.6 इज इक्वल टू 83.6, और ये हमारा हो गया आंसर, 83.6 इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया जी, आप इस तरह से आंसर बता रहे हैं जी। स्नेहा अग्रवाल का जवाब आया जी, थैंक यू सो मच, बहुत खुशी लग रहा है जी, ठीक है जी। तो बच्चे एक बात जरा सुनोगे, तुमने आंसर दे दिया, अच्छा लग रहा है। इसी तरह से हम लोगों को P82 की वैल्यू निकाल कर बताना है, P82 बच्चे, P82, ठीक है ना जी। मैं तरीका बता रहा हूँ, कंसेप्ट बता रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है ना जी। तो बच्चे यहाँ पर लिखूंगा 82, यहाँ पर लिखूंगा n+1/100th ऑब्जर्वेशन, 100th ऑब्जर्वेशन। तो बच्चे एक बात जरा सुनोगे, 82 है, यहाँ पर हो गया 11 + 1/100, ये हो गया 0.12, तो यहाँ पर 0.12 इंटू 82 यार, 0.12 इंटू 82 इज इक्वल टू 9.84, यहाँ पर 9.84th ऑब्जर्वेशन, ये हमारा आ गया, यही आया ना जी। तो हम क्या लिखेंगे, 9th ऑब्जर्वेशन प्लस यहाँ पर 0.84, यहाँ पर हो गया 10th ऑब्जर्वेशन माइनस 9th ऑब्जर्वेशन, 9th ऑब्जर्वेशन, 10th ऑब्जर्वेशन माइनस 9th ऑब्जर्वेशन, ठीक है ना जी। 9th ऑब्जर्वेशन में क्या लिखोगे, 9th पोजीशन पर कौन ऑब्जर्वेशन है, तो 9th पोजीशन पर गिनिए ना जी, देखिए काउंट करके बताइए, क्या देखते हो, काउंट करके देखो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9th पोजीशन पर 120 है और उसके बाद वाले पर 130 है, 120 और 130 है, यहाँ लिखूंगा 120, यहाँ 0.8284, यहाँ पर हो गया 130 माइनस 120, यही है ना जी, 130 और 120 ही तो था,
हाँ सर यही लगता तो है, अब जरा जोड़ दीजिएगा तो आंसर क्या होगा 128.4 और ये हमारा आंसर होगा। आई होप कि आपको एक डेसाइल परसेंटाइल क्वार्टाइल बातें सारा समझ में आ गया होगा और हमारे टेक्निक के अनुसार आप करोगे तो आपको एक एक बात याद भी रहेगा। जल्दी से बताओ, फटाफट फटाफट कर लेंगे जी। अच्छे, हमारे पेपर में इतने बड़े बड़े आते भी नहीं हैं, ठीक है ना जी। शिक्षा, तुमने बड़ी अच्छा से शिक्षा दे दिया और आंसर दे दिया, सही दे दिया, समझ में आ गया। इसी तरह से जवाब दे देना चाहिए, ठीक है ना जी। स्नेहा अग्रवाल का भी जवाब आ गया, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। चलो जरा बताओ मुझे, कोई दिक्कत है? जल्दी बताइए, गिव मी कमेंट। कोई दिक्कत है? P1 भी, एक बार P1 भी निकाल बेटा, एक बार जरा सुनोगे यार। एक डेटा है ना, उस डेटा को अगर 100 भाग में बांटोगे, छोटी सी एक भाग आएगा, 1%। यार हमारे पास टोटल 11 ऑब्जर्वेशन है, उस 11 ऑब्जर्वेशन को 100 हिस्सा में बांटोगे तो पहला हिस्सा होगा वह एक हिस्सा का पहला ऑब्जर्वेशन से भी काफी छोटा होगा, काफी छोटा होगा बच्चे। तो वहां पर डिसाइड करना बड़ा टफ काम है, ठीक है जी। दैट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू डिसाइड P1 of that data if number of observations is very less, ठीक है ना जी। हाँ जी, बहुत छोटा ये है। जब डेटा हमारे पास बहुत ज्यादा होता है तब उसको 100 पार्ट में डिवाइड करना जरूरी है, ठीक है ना जी। एक छोटा सा बात बताओ, ये छोटी सी इतनी सी लाइन है, उसको 100 हिस्सों में बांटोगे तो यार तेरी हालत क्या होगा जरा सोच लो। लेकिन अगर इतनी बहुत बड़े है लाइन, उसको 100 पार्ट में बांटना है तो तुम्हें दिखाई भी देगा कि हाँ एक पार्ट कुछ है, ठीक है जी। तो स्टैटिस्टिक्स में भी ऐसा ही कुछ कहानी है, ठीक है जी। ज्यादा डीपली हमें नहीं जाना है, हमको जितना बताना था उतना बता दिया। अब जरा देखिएगा, इसी से रिलेटेड कुछ और बातें मैं बता देता हूँ और फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। तो बच्चे एक बात जरा सुनो, इधर ध्यान से देखिएगा जी। एक Q3 है, Q3 120 है, इसका मतलब ये हुआ कि 3 इंटू 25 75% हुआ। इसका मतलब 75% ऑब्जर्वेशन ऑफ द डेटा will be less than 120 and 25% largest 25% observation will be more than 120, ठीक है ना जी। इसी तरह से D3, द वैल्यू ऑफ D3 इज इक्वल टू 71। 3 को आप क्या करो, 10 से मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट 30%। इसका मतलब है 30% ऑब्जर्वेशन ऑफ द डेटा इज लेस देन 71 एंड 30 का दूसरा भाग 100 में 30 माइनस करोगे ये होगा 70%। एंड लार्जेस्ट 70% ऑब्जर्वेशन ऑफ द डेटा विल बी मोर देन 71, ठीक है ना जी। इस तरह से हम जान लेंगे। अच्छा बच्चे एक बात जरा सुनोगे, इधर ध्यान से देखिएगा जी। इसी तरह से है D6 इक्वल टू इतना है, इसका मतलब 60% ऑब्जर्वेशन ऑफ द डेटा इज लेस देन 83.6 एंड 40% लार्जेस्ट 40% ऑब्जर्वेशन ऑफ द डेटा इज मोर देन 83.6, राइट। कोई दिक्कत है? जल्दी से बता दीजिए। इसी तरह से हम इस पर लिख सकते हैं और इस तरह से पार्टीशन वैल्यू की कहानी खत्म हो गया, ठीक। चलते हैं, थोड़ा सा अब समय आपको देना है और वो देना है हम लोगों को, और वो है हमारा इस वाले पर। अब हम लोगों को जानना है बच्चे, और वो जानना है मोड पर बच्चे, मोड पर। प्रचार शुरू हो गया, थोड़ा सा प्रचार देख लीजिए जल्दी से। अच्छे से समझ में आ गया जी। सुमित मिश्रा, विशाल ने कहा 100 तो किसमिस खा लो, ये ले वो किसमिस, एक किसको दूं, एक सुमित ले लो और एक विशाल ले लो, ठीक है जी। कल किसमिस खाना बाद में, ठीक है। चलिए जरा एक बात जरा सुनिए, इधर ध्यान से देखिएगा जी, इधर ध्यान से देखिएगा बच्चे। हम लोग सेंट्रल टेंडेंसी लेक्चर नंबर 4 उसी को अब हमने यहाँ बनाया था, लेकिन अब वहाँ कम समय दिया तो यहाँ हमें पूरा करना है बच्चे। हम लोगों को जानना है और वो है मोड। मोड एक सेंट्रल टेंडेंसी है, सेंट्रल वैल्यू है। और मोड क्या है? मोड इज ए सेंट्रल वैल्यू, इट इज ए क्वालिटेटिव नेचर, ठीक है जी। ठीक है बच्चे, एक बात जरा सुनोगे, इट इज ए क्वालिटेटिव सेंट्रल वैल्यू, क्वालिटेटिव नेचर सेंट्रल वैल्यू।
अब जरा एक बात जरा बताओ, इधर ध्यान से देखिएगा जी। ऑब्जर्व वैल्यू इन ए सीरीज अकरिंग मोस्ट फ्रिक्वेंटली इज कॉल्ड मोड। मोस्ट फ्रिक्वेंटली, मोस्ट डिमांडिंग ऑब्जर्वेशन या थिंग ऑफ द डेटा इज कॉल्ड मोड ऑफ दैट डेटा। इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा बाबूजी, चिंता मत कीजिए। अब जरा देखिएगा जी, मोड हो गया। अब जरा देखोगे, मोड एक क्वालिटेटिव नेचर सेंट्रल वैल्यू है। क्वालिटेटिव नेचर सेंट्रल वैल्यू है। मोड का दूसरा नाम नॉर्म है, नॉर्म। मोड का दूसरा नाम है नॉर्म, ठीक है ना जी। अच्छा, मोड का पहला लेटर एम है और ओ है, तो एम ओ से डिनोट करते हैं, चाहे जेड से डिनोट करते हैं। ये बात याद रखिएगा जी। इधर ध्यान से देखिएगा जी। हेलो, इधर ध्यान से देखिएगा। खुद खा लिए बच्चे? अरे यार, हमारा काम है पूछना। जब जिस दिन तुम्हारा हाथ मेरे पास तक पहुंच जाएगा, मैं ये पूरा डिब्बा दे दूंगा, लो खाओ, ठीक है। इधर ध्यान से देखिएगा जी बच्चे। क्या होता है मोड, क्या होगा? तो मोड का मतलब है वह डेटा जिस डेटा में किसी ऑब्जर्व वैल्यू की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगा, उसी ऑब्जर्व वैल्यू को मोड ऑफ द डेटा बोलते हैं। या सबसे लाइक करने वाला, सबसे ज्यादा लाइकिंग किसका है, उसको मोड कहते हैं। सबसे ज्यादा डिमांड किसका है, उसको मोड। अच्छा, एक बात जरा सुनोगे जी। हेलो, अपने कोचिंग में, अपने कोचिंग में अगर अगर बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, और हमने बुला लिया आलिया भट्ट को। अब बताओ तुम्हारा नजर कहाँ रहेगा? जल्दी बताओ जी, तुम्हारा नजर कहाँ रहेगा? बोलो। सबके सबका नजर आलिया भट्ट की तरफ रहेगा, रहेगा ना जी। तो इसका मतलब क्या है? मोड ऑफ द क्लास विल बी आलिया भट्ट। समझ में आ गया? जिसका सबसे ज्यादा लाइकिंग हो उसको हम मोड कहेंगे। अच्छा बच्चे, एक बात जरा सुनो। पान के दुकान में अगर सेल्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, तो पान के दुकान में, ठीक है जी, बेटा रूपक ज्यादा तो बहुत ज्यादा होशियार बन रहा है, ठीक है ना जी। एक बात जरा दे, कितना शरीफ बन रहा है, लगता है कि इससे ज्यादा शरीफ दुनिया में कोई है ही नहीं, है ना जी। ठीक है, एक बात जरा सुनो, इधर ध्यान से देखिएगा जी बच्चे। पान के दुकान में एक बार डीयू में ऐसा ही क्वेश्चन आया था। पान के दुकान में आप जरा जाएंगे तो डिमांड पॉइंट ऑफ व्यू से उस दुकान में सबसे ज्यादा किस चीज की सेल होगी? बोलो ना सर। पान की दुकान सेल हो, पान में पान की दुकान में पान की सेल होगी। लेकिन आज के दुनिया में यार गुटखा का ज्यादा सेल होता है ना जी। फारा राज दरबार, मजा आ गया, ऐसे करता है सब, है ना जी। बेटा एक बात जरा सुनो, सेल्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि कौन सा ऑब्जेक्ट का उस दुकान में सबसे ज्यादा सेल होता है, दैट विल बी द मोड ऑफ दैट दुकान, ठीक है ना जी। दैट विल बी द मोड ऑफ दैट दुकान। तो चलते हैं हम लोग जरा अपना काम पर चलते हैं। इसलिए मोड को क्वालिटेटिव नेचर का सेंट्रल वैल्यू बोलते हैं। आप दुकान में जाते हो, कपड़े के दुकान में जाते हो, डिफरेंट डिफरेंट कलर के कपड़े हैं, सबसे ज्यादा किस कलर का कपड़ा सेल होता है? बोलो, किस कलर का कपड़ा सेल होता है? तो जिस कलर का कपड़ा सबसे ज्यादा सेल होता है, दैट कलर विल बी द मोड ऑफ दैट डेटा। तो बने इधर ध्यान से जना, ठीक है। तो बच्चे उसको हम मोड बोलते हैं। हाँ जी बच्चे, एक बात जरा सुनिएगा जी। तो पोजीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करेंगे तो हम उसको मीडियन बोलेंगे, लेकिन अगर लाइकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बोलेंगे तो उसको हम मोड बोलेंगे। चलते हैं बच्चे, इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में आया है, ध्यान रखिएगा जी, ठीक है। तो चलो, इन दिस सीरीज, ये हमारे पास ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है, इस डेटा का मोड बताना है। आप जरा देखिएगा, इसमें सबसे ज़्यादा कौन सा ऑब्जर्वेशन है जो सबसे ज़्यादा अपीयर हुआ है। 16 जो है बच्चे हमें को दिख रहा है एक बार, 15 जो हमें दिख रहा है 2 बार, 3 बार, 4 बार, 15 4 बार दिख रहा है, 13 हमें 2 बार दिख रहा है, 14 भी हमें 2 बार दिख रहा है, 17 एक बार, 18 एक बार, 19 एक बार। सबसे ज़्यादा कौन ऑब्जर्वेशन है जो इस डेटा में प्रेजेंट है, बताइए। तो यहाँ पर हो गया 15, इसलिए मोड इक्वल टू 15, जेड इक्वल टू 15। बोलो कोई दिक्कत है? बोलो ना, जरा सुनिएगा जी। कभी कभी जरा एक बात जरा सुनिए, मोड इज ऑफ द डेटा इज 15। इस डेटा को जरा देखिएगा जी, यूनी मॉडल, यूनी मॉडल, बाई मॉडल, ट्राई मॉडल, पॉली मॉडल। एक होता है मल्टी मॉडल या पॉली मॉडल। पॉली मॉडल, दो तीन बातें हैं, जरा देखिएगा जी।
सुनो बच्चे सुनो, इस डेटा का एक और केवल एक ही ऑब्जर्वेशन है जिसकी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, तो वह यूनी मॉडल होगा। ये हमारा यूनी मॉडल हुआ। लेकिन बेटा जिस डेटा का दो दो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, दो ऑब्जर्व वैल्यू की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, तो दोनों ऑब्जर्व वैल्यू मोड होगा। तो बच्चे एक बात जरा सुनो, हमने ये डेटा ले लिया, ये हमारा डिस्क्रीट डेटा दिया हुआ है, ये ऑब्जर्वेशन है, उसकी फ्रीक्वेंसी है 3 बार अपीयर हुआ है, 7 6 बार अपीयर हुआ है, 9 10 टाइम्स, 11 7 टाइम्स, 14 10 टाइम्स, 17 5 टाइम्स, 23 2 टाइम्स। बता दीजिए जरा डेटा को देखकर विच ऑब्जर्वेशन हैज हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के लिए दो ऑब्जर्वेशन है एंड दे आर 9 एंड 14। ऑब्जर्वेशन जो होता है वो मोड होता है, फ्रीक्वेंसी उसका मोड नहीं होता। फ्रीक्वेंसी तो शो करता है कि वह ऑब्जर्वेशन कितने बार रिपीट करता है, ये शो करता है। लेकिन इसलिए फ्रीक्वेंसी नहीं, ऑब्जर्व वैल्यू मोड होता है। तो यहाँ पर दो ऑब्जर्व वैल्यू है, one is 9 and another one is 14 and both have highest frequency that is 10, therefore 9 and 14 are the mode of this data। ठीक है, यहाँ दो मोड है इसलिए इसको हम बाई मॉडल बोलते हैं। क्या बोलेंगे? बाई मॉडल बोलेंगे। इसी तरीका से जरा एक बात जरा सुनिएगा, इस डेटा में हमारे पास है, यहाँ पर हमारे पास ये डेटा दिया हुआ है, आपको फ्रीक्वेंसी देखना है। इसमें यहाँ पर 9 की फ्रीक्वेंसी 10 है, 11 भी 10 है, इसका भी 10 है। ये तीन ऑब्जर्वेशन है जिसकी सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, इसलिए तीनों के तीनों ऑब्जर्वेशन मोड ऑफ द डेटा होगा। तो बच्चे एक बात जरा सुनो, मोड इक्वल टू क्या होगा? तो 9 होगा, 11 होगा, 14 होगा। 9 होगा, 11 होगा, 14 होगा। ठीक है जी, यहाँ पर हो गया जी मोड। समझ में आ गया जी? ये हो गया जी मोड। अब चलते हैं बच्चे, इसी से रिलेटेड ये सवाल है, इस सवाल का जवाब आपको बताना है। ये जरा दे, सेट ऑफ नंबर कंसिस्ट 3 3s, 5 5, 6 6, 8 8s, 9 9s, व्हाट इज द मोड? 9 टाइम्स 9 है, 8 टाइम्स 8 है, तो इस डेटा का मोड क्या होगा आपको बताना है। टाइम इज 10 सेकेंड, जल्दी बताइए। बहुत बढ़िया जी, 9 सबसे ज्यादा अपीयर हुआ है, इसलिए इस डेटा का मोड 9 होगा। 9 इज द मोड ऑफ दिस डेटा। ठीक है, लेकिन बच्चे एक बात जरा सुनिएगा जी, 9 इज द मोड ऑफ दिस डेटा। लेकिन बेटा एक बात जरा सुनो, छोटी सी बात और जान लेते हैं। ये तो हम लोगों ने मोड जान लिया, एक बात बताइए मुझे, एक स्वयंवर हुआ, पहले जैसे स्वयंवर होता था, स्वयंवर होता था ना, बहुत सारे हैं, बहुत सारे दूल्हा पहुंच जाते थे स्वयंवर में, और देखते भाई कौन वो लड़की है, वो किसके सर में माला डाल देगी, वो दूल्हा हो जाएगा। अब जरा देखिएगा जी बच्चे, वही कहानी यहाँ पर है। स्वयंवर हुआ, एक दूल्हा पसंद आ गया, उसको डाल दिया, वो हो गया मोड, एक मोड हो गया। लेकिन अगर एक बात बताइए, एक स्वयंवर है और 3 दूल्हा ऐसे हैं जो एग्जैक्टली 100% सेम है, एग्जैक्टली 100% दिखता है सेम, बताइएगा उस केस में को मानेंगे? किसको मानेंगे, किसको दूल्हा चुनेंगे? बोलो बेटा बोलो, हाँ किसको चुनेंगे? की बात है, इसलिए मोड को है इल डिफाइंड मोड भी बोलते हैं। अच्छा बच्चे एक बात जरा सुनो, उतना डीपली हमें नहीं जाना, उतना ही जाना है जितना हमें काम करना है। तो हमें एक सिंगल मोड चाहिए, हमें सबकी फ्रीक्वेंसी भले ही सेम हो, लेकिन हमें सभी नहीं चाहिए, हमें एक मोड चाहिए, सिंगल मोड चाहिए। ठीक है, तो वैसे केस में हम मोड इस फॉर्मूला से बनाते हैं, और वो फॉर्मूला है बच्चे MO इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। इस फॉर्मूला से बनाते हैं, और इस फॉर्मूला में बच्चे, इस फॉर्मूला से जो मोड की वैल्यू होगा, वो मोड की वैल्यू को इल डिफाइंड मोड बोलते हैं। इल डिफाइंड मोड, नॉट प्रॉपरली डिफाइंड मोड। ठीक है जी,
मोड प्रॉपरली डिफाइन नहीं है। तो इसलिए आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच सेंट्रल वैल्यू इज नॉट प्रॉपरली डिफाइंड, तो आंसर विल बी मोड। मोड प्रॉपरली डिफाइंड नहीं, ठीक है। तो ऐसे केस में हम मोड की फार्मूला ए लगाते हैं। बस इसी पर हम लोग काम करेंगे थोड़ा देर में, लेकिन पहले ये पढ़ लेते हैं। चलिए जी, हम लोग ये पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग काम करेंगे। बच्चे, हम लोग फिर काम करेंगे, उसके बाद है, उसके बाद वाला है, बस यही 2-3 कंसेप्ट पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब जरा एक बात जरा सुनोगे। अब हमारे पास कंटिन्यूअस डेटा दिया हुआ है, ठीक है। हाँ जी, कंटिन्यूअस डेटा दिया हुआ है और कंटिन्यूअस डेटा का हमें काम करना है। कैसे करेंगे सुनिए। सबसे पहला काम, ये वर्किंग रूल जो मैं लिखता था वो सब कुछ लिख करके डाल दिया। कहता है सभी क्लास, देखिए मोड निकालने में भी सभी क्लास इंटरवल्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है और उसके सामने की फ्रीक्वेंसी लिखना है, राइट देयर कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज। ऑल क्लास इंटरवल्स मस्ट बी इन ओवरलैपिंग फॉर्म, सभी क्लास इंटरवल ओवरलैपिंग फॉर्म में होना ही चाहिए। इफ नॉट, कन्वर्ट देम इन ओवरलैपिंग फॉर्म। एक लाइन और जुड़ जाता है यहाँ पर, एंड द लाइन इज बेटा ए वाला, एक लाइन हमारा नया जुड़ जाता है। टू फाइंड मोड लेंथ ऑफ ऑल क्लास इंटरवल्स मस्ट बी इक्वल, इफ नॉट देम कन्वर्ट ऑल क्लास इंटरवल्स ऑफ इक्वल लेंथ। बट टू फाइंड अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मीडियन, no need to convert all class intervals of equal length. Only in mode all class intervals must be of equal length. Clear? ठीक है ना जी। सभी में नहीं होना चाहिए, मोड में होना जरूरी है। ये हमारा नई चीज है, ठीक है जी। एक बात जरा सुनिएगा जी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जरूरत सिर्फ और सिर्फ मीडियन में होता है। अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मोड इसमें नहीं होता। no need to find cumulative frequency to find arithmetic mean, geometric mean, harmonic mean और mode, but to find median it is compulsory, ठीक है ना जी। और इसके बाद दूसरा पॉइंट ये बता दिया कि लेंथ ऑफ ईच क्लास इंटरवल मस्ट बी इक्वल टू फाइंड मोड, ठीक है जी, ये बात ध्यान रखिएगा। उसके बाद जरा देखते हैं हम लोग, आगे है मॉडल क्लास, ये वाला मॉडल क्लास। तो मोड के लिए क्या है, वह ऑब्जर्वेशन जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो उसको मोड बोलते हैं। लेकिन बेटा यहाँ तो ऑब्जर्वेशन है ही नहीं, यहाँ तो क्लास इंटरवल है, तो इसलिए हम मॉडल क्लास बोलेंगे। वह क्लास इंटरवल जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो, ठीक है, उसको हम मॉडल क्लास बोलेंगे। द क्लास इंटरवल हैविंग फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट मैक्सिमम इज कॉल्ड मॉडल क्लास ऑफ दैट डेटा। तो ये हो गया मॉडल। उसके बाद हम ये फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। बच्चे एक बात जरा सुनिएगा, ये फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। ये फार्मूला है, लेकिन ये फार्मूला आपके सामने मैं लिखता हूँ, ठीक है जी। मैं लिखता हूँ बच्चे, लिखता हूँ और लिख करके फिर हम फिर काम करें। ये तो है, आप को मैं लिख करके बता देता हूँ बच्चे। हाँ जी, इधर ध्यान से देखिएगा जी। ठीक है, इधर ध्यान से देखिएगा जी। ठीक है बच्चे, एक बात जरा सुनो। मोड हमें निकालना है, तो मोड निकालना है तो मोड के लिए ये वाला फार्मूला है। मोड के लिए फार्मूला है, मैं लिख रहा हूँ फिर L प्लस प्लस डेल्टा 1 डिवाइडेड बाई डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 इंटू आई, ये वाला फार्मूला है। डेल्टा 1 के जगह पर है बच्चे, यहाँ पर ऐसे भी लिखते हैं L प्लस, ऐसे इस वाले के जैसे भी डेल्टा 1 लिख देते हैं, यहाँ डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 इंटू आई, ऐसे भी लिख देते हैं। कहीं कहीं आपको डेल्टा ना टाइप किया हुआ होता है, अपने वाले को टाइप करने वाले में दिक्कत है तो वो डी का इस्तेमाल कर लेते हैं। यहाँ D1 लिख देंगे, यहाँ पर D1 प्लस D2 इंटू आई ऐसे लिख देंगे। ये टाइपिंग में दिक्कत होती है तब करते। ये है क्या बच्चे, एक बाजरा सुनिएगा। वेयर D1 इज इक्वल टू डेल्टा 1 या ए वाला डेल्टा 1 या D1 इज इक्वल टू F0 माइनस
f-1 बच्चे, और डेल्टा 2 या ऐसे डेल्टा 2 या d2 इक्वल टू कितना होगा बच्चे, इधर ध्यान देना, f0 माइनस f+1 ये होता है ये फार्मूला। और बच्चे यही बात हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है, ये वाला बात यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है जी, ये वाला लिखा हुआ है। मैं अब इसको मैं एग्जाम्पल्स जिस समझाऊंगा तो ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा। बच्चे किताब में यही चीज़ इस डेल्टा 1 के जगह पर इसको लिख दिया गया, और डेल्टा 1 के जगह पर इसको लिखा गया, और इस डेल्टा 2 के जगह पर इसको लिख दिया गया, तब हमारा ये वाला फार्मूला बन गया, तब हमारा ये वाला फार्मूला बन गया। ये देखिए ये वाला फार्मूला हमारा बन गया, ठीक है, ठीक है ना जी। बच्चे एक बात जरा सुनिए, अब मोड हमें निकालना है, हम कैसे निकालेंगे, ये फार्मूला है। तो बेटे इस एल को क्या बोलते हैं, इस एल को मॉडल क्लास का लोअर लिमिट बोलते हैं। f0 को मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी, -1 का मतलब ठीक पहले वाला, +1 का मतलब ठीक बाद वाला। -1 का मतलब मॉडल क्लास के ठीक पहले वाले की फ्रीक्वेंसी, और f+1 का मतलब मॉडल क्लास के ठीक बाद वाले की फ्रीक्वेंसी, एंड i का मतलब होता है लेंथ ऑफ मॉडल क्लास। यही हमारा है फार्मूला का मतलब। बच्चे ये हमने फार्मूला लिख दिया, ये हर चीज़ लिखा हुआ है, मैंने आपको समझा दिया, लेकिन कभी कभी वो प्रॉब्लम आता है। बच्चे हमारे जो डिनोमिनेटर है ना, डिनोमिनेटर, हम इस डिनोमिनेटर को अगर कैलकुलेट करें, इस डिनोमिनेटर को अगर कैलकुलेट करें तो इट मे बी इक्वल टू 0। कैलकुलेशन ऑफ डिनोमिनेटर मे बी इक्वल टू 0, and if denominator will be equal to 0, you will divide this by denominator, you will be equal to infinite, and mode is never infinite, mode is a real number not undefined number। तो इसलिए a हमारा कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, denominator never be equal to 0। if denominator is equal to 0 then we use another formula, and the formula is this, ये फार्मूला हमारा है। बस इस दोनों फार्मूला, इस फार्मूला को जो लिखा है ना, इसमें इस फार्मूला को जो आपने लिखा है, इसमें बस करना क्या है हमें, ये जो डेल्टा 1 है इसको मॉडुलस लगा दो, इसको भी मॉडुलस लगा दो, और दोनों को प्लस कर दोगे तो दैट विल नेवर बी इक्वल टू 0, दैट विल बी द पॉजिटिव। क्योंकि निगेटिव को भी पॉजिटिव करोगे, निगेटिव को भी पॉजिटिव करोगे, ये दोनों का सम कभी भी निगेटिव नहीं होगा। तो इन दैट सिचुएशन डिनोमिनेटर विल नॉट बी इक्वल टू 0। तो याद रखिएगा, इफ डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 0, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 इज इक्वल टू 0, इन दैट सिचुएशन वी यूज द फॉर्मूला ऑफ मोडिस, दोनों में मॉडुलस लगाओ, बस हो गया फार्मूला। यही बात बाबूजी यहाँ पर हमने लिखा है, ये हमारा लिखा हुआ, डेल्टा 1 के जगह पर ये लिखा और डेल्टा 2 के जगह पर ये लिखा, बस ये हमारा फार्मूला हो गया। व्हेन डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 0, ये हमारा फार्मूला हो गया। बच्चे इधर ध्यान से देखिएगा जी, पॉइंट क्लियर, पॉइंट क्लियर बच्चे, पॉइंट क्लियर। ठीक है, ये तीसरा पॉइंट है बच्चे कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 और मोर देन 2 क्लास इंटरवल्स आर इक्वल और देयर डिफरेंस इज वेरी स्मॉल, देन मोड इज ऑब्टेन्ड बाय ग्रुपिंग एनालिसिस मेथड, एंड ग्रुपिंग एनालिसिस मेथड इज नॉट इन योर सिलेबस, देयरफॉर वी विल नॉट डिस्कस हेयर। ठीक है ना जी, हमें ज़रूरत नहीं है उसकी। हाँ, लेकिन एक बात ज़रूर है कि ग्रुपिंग एनालिसिस मेथड का हमें डिस्कस नहीं करना, ठीक है। लेकिन ये कब यूज करेंगे, इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 क्लास इंटरवल्स आर इक्वल, और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 क्लास इंटरवल्स आर इक्वल, और द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम frequencies of 2 class intervals is very small, in that situation we use grouping analysis में, ये आपको याद रखना है। और इन दैट सिचुएशन, इन दैट ऐसे केस में हमें मोड का कोई रूल बनता नहीं है, डिसाइड नहीं हो पाता है, तो उस केस में हमें एक फार्मूला लगाते हैं जिसको हम इल डिफाइंड मोड ऊपर बताया है ना, ये वाला फार्मूला लगाते हैं। और यही फार्मूला मोड में सबसे ज़्यादा, यही फार्मूला यूज होने वाला है, सबसे ज़्यादा यूज होने वाला हमारा मोड का यही फार्मूला, सबसे ज़्यादा यूज होने वाला। ठीक है, आप मोड से अगर क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो अगर 100 क्वेश्चन होगा
90 बार इसी टाइप का क्वेश्चन आया होगा, 10% में इधर से उधर होगा। ठीक है जी, ये वाला है, ये जरूरी है। ठीक, तो बच्चे मैं आपको ये वाला बात बताता हूँ, लेकिन पहले मैं उस फार्मूला का इस्तेमाल करूँ, क्वेश्चन करें, उसके बाद हम इसका यूज करेंगे और यूज करके हम आगे बढ़ेंगे। तो चलते हैं, मैं आपको बताता हूँ। एक क्वेश्चन ये है, अब ये है कि आपके सीए इंस्टीट्यूट की किताब का एग्जाम्पल है, ये दिया हुआ है, कंप्यूटेशन ऑफ मोड, मोड निकालना है। बच्चे एक बात जरा सुनिएगा, सबसे पहला बात हमें क्या देखना है कि क्या सभी क्लास इंटरवल्स असेंडिंग ऑर्डर में है। हाँ सर, सभी क्लास इंटरवल्स हमारा असेंडिंग ऑर्डर में है, और उसके सामने जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ही चाहिए। अब जरा देखोगे, दूसरा बात ये है कि टू फाइंड मोड द लेंथ, सॉरी, ऑल क्लास इंटरवल्स मस्ट बी इन ओवरलैपिंग फॉर्म। यहाँ पर अपर लिमिट ऑफ दिस क्लास इंटरवल एंड लोअर लिमिट ऑफ दिस क्लास इंटरवल इज नॉट इक्वल, देयरफॉर दे मस्ट बी कन्वर्टेड इन ओवरलैपिंग फॉर्म। ओवरलैपिंग फॉर्म में हमें बदलना पड़ेगा। देखिएगा जी, ओवरलैपिंग फॉर्म में हम बदलेंगे, लेकिन हमें उतना भी जरूरत नहीं पड़ेगा। कैसे नहीं पड़ेगा वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले आप देखो कि सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है। तो बेटे एक बात जरा सुनोगे, व्हाट आर यू लुकिंग, एक बात जरा देखिएगा जी। और ये है, एक क्लास इंटरवल है जिसकी सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, दैट इज 200 410 टू 429, ये सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। मतलब एक बात जरा सुनिएगा, इधर ध्यान से सुनो बच्चे, इधर ध्यान से सुनो। मीडियन निकालने में सिर्फ एक दो क्लास इंटरवल की जरूरत होती है, मोड निकालने में हमें 3 क्लास इंटरवल की जरूरत होती है। एक मॉडल क्लास, एक मॉडल क्लास के ठीक पहले, एक मॉडल क्लास के ठीक बाद वाला, ये बस इसी 3 क्लास इंटरवल की जरूरत होती है। इसीलिए ओपन इंड डेटा के लिए मीडियन को सबसे बेहतर सेंट्रल वैल्यू माना जाता है। मीडियन इज अज्यूम्ड एज द बेस्ट सेंट्रल वैल्यू फॉर ओपन इन डेटा। ओपन इन डेटा किसे कहते हैं, ये लोअर लिमिट हमें मालूम नहीं है और इसका अपर लिमिट हमें मालूम नहीं है, तो इस टाइप के डेटा को ओपन इंड डेटा बोलते हैं। ठीक है ना जी, लेस देन आपको इतना लिख दे और यहाँ पर मोर देन इतना लिख दे, या दोनों में से कोई एक लिखे कोई एक ना लिखे, ऐसे डेटा को ओपन इंड डेटा बोलते हैं। एंड इन द सिचुएशन ऑफ ओपन इंड डेटा, मीडियन इज अज्यूम्ड एज द बेस्ट सेंट्रल वैल्यू। याद रखिएगा, सुन कर रखिए एकदम। ठीक है ना जी। हाँ बच्चे, अब चलते हैं बच्चे, मोड निकालना है और हमें 3 क्लास इंटरवल चाहिए, और 3 क्लास इंटरवल में सिर्फ मॉडल क्लास का मुझे लोअर लिमिट चाहिए। बच्चे लोअर लिमिट हमें इसका चाहिए, तो इसको बदलो ना, सबको बदल कर क्यों दिमाग खराब करोगे। हमारा कोई सब्जेक्टिव पेपर थोड़े है कि हर चीज को प्रेजेंट करो और उसके बाद लिखो। ठीक है, हमें सिर्फ एक की जरूरत है ना, सिर्फ मॉडल क्लास की जरूरत है। इट इज मॉडल क्लास। बेटा ये हमारा मॉडल क्लास है, तो मॉडल क्लास है ना, ये मॉडल क्लास है बच्चे। तो मॉडल क्लास है, तो मॉडल क्लास के फ्रीक्वेंसी को F0, ये देखो ना, मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है इसको F0, इसके पहले वाला को F-1, इसके बाद वाला को F+1 बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा F-1, ये हो गया F+1, और इसको हो गया F0। किसी किसी किताब में कोई कोई ऑथर लोग ने इसको हम F0 मान लिया, इसको F1 मान लिया, इसको F2 मान लिया, ऐसे मान लेते हैं। लेकिन मीनिंग याद रखिएगा, हमें ये वाला जो चाहिए मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी, वो सेंटर में रखना है, उसके पहले वाला उसके बाद वाला को देखना है। ठीक है ना जी। तो चलते हैं जरा इसी सवाल को करते हैं, आपके सामने है और एक करते हैं। बच्चे एक बात जरा सुनो, सबसे पहले तुम बताओ, मैं नहीं बताऊंगा, तुम बताओ। मेरे बताने से पहले अगर तुम बता दिया तो बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पर हमें लिखना है मॉडल क्लास। तो एक बात जरा बताइएगा जी, वह क्लास इंटरवल जिसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट हो वो है हमारा 410 टू 429। लेकिन बेटा इसको ओवरलैपिंग में लिखना पड़ेगा, ये नॉन ओवरलैपिंग है, ओवरलैपिंग में हमें लिखना पड़ेगा। तो बच्चे एक बात जरा बताओ, इसके केस में इस दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है। सर इसका डिफरेंस तो 1 है, तो d इज इक्वल टू 1 हो गया, d इक्वल टू 1 हो गया। तो आपको बताया गया है ना कि लोअर लिमिट में d के आधा को माइनस करते हैं और अपर लिमिट में d के आधा को प्लस करते हैं, तो वो ओवरलैपिंग में बदल जाता है, यही बताया गया है ना। तो हमारा क्लास इंटरवल जो होगा वो 409.5 से 429.5 होगा, ये हमारा क्लास इंटरवल होगा। और हम इसका इस्तेमाल करेंगे, सभी क्लास इंटरवल को ओवरलैपिंग में बदलने से क्या फ़ायदा है, वेस्टेज ऑफ टाइम, बट
और कुछ भी नहीं। यहां पर जरा देखिएगा जी, ए हमारा हो गया फ्रीक्वेंसी f0, इसके पहले वाला का f-1, इसके बाद वाला का f+1। चलिए जरा एक बात जरा सुनिए, डेल्टा 1 पर आइए और डेल्टा 2 पर आइए। f0 दोनों में लिखना है। डेल्टा 1 तो पहले वाला को माइनस करो, f-1। डेल्टा 2 तो बाद वाला को माइनस करो तो f+1। ये माइनस कर दो, कैलकुलेट करो कितना आएगा। f0 इक्वल टू 82, ये हमारा 58 है। 82 में 58 माइनस कर दो ना जी, 58 माइनस करोगे तो क्या आएगा 24, ये हमारा 24 आ गया। और यहाँ 82 में 65 को माइनस कर दो, -65 इक्वल टू कितना आएगा 82 माइनस 65 इज इक्वल टू 17, इक्वल टू 17। ये हो गया जी 17। क्लियर? अब ये हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें तो फार्मूला ही यूज करना है। अब देखना है कि लेंथ ऑफ द क्लास इंटरवल, तो इसमें से इसको माइनस कर दोगे तो लेंथ ऑफ द क्लास इंटरवल आएगा, या ऐसे करोगे तो इसमें से इसको माइनस करो और दोनों का जो डिफरेंस है उसको प्लस कर दो। तो आई इज इक्वल टू हो गया लेंथ ऑफ द क्लास इंटरवल 429.5 माइनस 409.5, ऐसे लिखो, चाहे 429 माइनस 410 कर दो, और डिफरेंस डी की वैल्यू 1 है तो 1 कर दो, यू विल गेट 10। ये आपको 10 आ गया। अब मोड का फार्मूला लगा दो, L प्लस डेल्टा 1 पाई डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 इंटू वाई, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियम मॉडल क्लास इज इक्वल टू सर 409.5, डेल्टा 1 इज 24 प्लस 17 एंड लेंथ ऑफ द क्लास इज 10। इसी को सिंप्लीफाई करिए एंड आफ्टर सिंप्लीफिकेशन टेल मी व्हाट इज योर आंसर। आपको बताइएगा जी इसका आंसर क्या आएगा, टेल मी। बच्चे एक बात जरा सुनो, ये डिनोमिनेटर में है हमारा 24 प्लस 17, ये तो आ गया तुम्हारा 41, इसी को डिवाइड करना है तो 24 इंटू 10 तो 240 डिवाइडेड बाई 41 प्लस 409 पॉइंट, आई गलती हो फिर से करना पड़ेगा, 240 डिवाइडेड बाई 41 प्लस 409.5 इक्वल टू, ये हो गया 415.35, 415.35, 415.35। अरे हमारा हो गया आंसर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। जल्दी से रिप्लाई प्लीज, जल्दी से बताइएगा जी। एनी प्रॉब्लम? बोलो बेटा बोलो, एनी प्रॉब्लम? जल्दी बताओ। अगर कंटिन्यू, अलग इस टाइप का क्वेश्चन रेयरली आता है, बहुत कम आता है, लेकिन अगर बाई चांस अगर आ जाए तो आपको इस तरह से करना चाहिए। दिस इज नॉट वेरी टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन, बट आपको करना है तो करना है। पहली बात जरा देखिएगा जी, 10 और 20 क्या हुआ, 10 और 20 जी बोलो ना जी। अरे 421.21 आ रहा है, ये क्या बोल रहा है? मैं गलत हो गया कि तुम गलत हो गया? हाँ, ये जरा देखते हैं आंसर क्या लिखा है। ओए यार, ऐसा कैसे हो गया? 24 प्लस 17 21 हो गया ना, यहाँ पर 240। ओ यार, लेंथ इक्वल टू नॉट 10, बेटा लेंथ 10 तो है नहीं, लेंथ इज 20। यू आर राइट अर्पित, राइट राइट, यू आर राइट बेटा, लेंथ इज नॉट 10, इसलिए आंसर गलत हो गया। ए है हमारा 20, ए हो गया हमारा 20 हो गया, इसलिए कहते हैं वाई आंसर इज नॉट मैचिंग। ए हो गया 20, अब 20 से मल्टीप्लाई करिए, अब आपका आंसर मैच कर जाएगा। तो आंसर कितना आया 421.21। अब करके देखिए, अब आ जाएगा आंसर, मैच कर जाएगा। ठीक है जी, हेलो। यहाँ पर हो गया 240, अरे यार 24 इंटू 20
डिवाइडेड बाई 41 प्लस 409.5 इक्वल टू 421.21। ये हमारा आंसर आ गया और ये हो गया हमारा आंसर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। जल्दी से बोलिए। ठीक है, यू आर राइट, यू आर राइट निखिल, यू आर राइट, अर्पित राइट। ठीक है ना जी। चलो बच्चे एक बात जरा सुनोगे। इस तरह से हम अगर कोई कंटिन्यूअस डेटा दिया हुआ है, वी कैन फाइंड द मोड ऑफ दैट डेटा। ठीक है। अच्छा बच्चे एक बात जरा सुनिएगा। इसके बाद है हमारा अगला पार्ट कि उसको हम लोग कैसे कैसे क्या करेंगे बच्चे। ठीक है। हाँ जी, लास्ट में है हमारा सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आने वाला जो है वो पेपर में, वो है हमारा ये वाला पार्ट, सबसे ज़्यादा वाला ये वाला पार्ट। ये सबसे ज़्यादा पेपर में आता है। आप अगर देखोगे तो सबसे ज़्यादा इसी फॉर्मूला से क्वेश्चन आया है पेपर में, बाकी सबसे बहुत कम आया है। अगर मोड से क्वेश्चन सेट किया है तो चलते हैं जरा, मैं आपको याद करवाता हूँ, मैं आपको याद करवाता हूँ बच्चे, मैं आपको याद करवाने की कोशिश करता हूँ बच्चे, आपने याद करवाने की कोशिश करता हूँ बच्चे, मेरी कोशिश है। आप अगर है मीडियन पढ़े हैं, अरिथमेटिक मीन, सबसे पहले क्या पढ़े सर? सबसे पहले तो हम मीन पढ़े, उसके बाद क्या पढ़े सर? उसके पास मीडियन पढ़े, उसके बाद क्या पढ़ रहे हैं? तो उसके बाद सबसे ज़्यादा मोड पढ़ रहे हैं। ठीक है जी, मोड पढ़ रहे हैं। अब चलते हैं बच्चे, एक बात जरा सुनो, इसकी अरेंजमेंट ऐसे हमने क्या किया, ये हमारा क्या आ गया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमने सेट कर दिया। तो लिखते हैं हम लोग मोड, फिर मीडियन, उसके बाद मीन, ऐसे लिख दिया। ऐसे इस डायरेक्शन में हमने लिखा। मोड सबसे अंत में मोड पढ़ा, उससे पहले मीडियन पढ़ा, उससे पहले मीन पढ़ा, हमने वो बात लिख दिया। अब इसकी जो नंबरिंग है वो उल्टा करना है बेटा, यही मोड से ही स्टार्ट करना है और उल्टा करना है इस दिशा में। इसकी जो नंबरिंग है, इसकी मीन की अरेंजिंग हमें इस दिशा में क्लॉकवाइज में करना है, और इसकी नंबरिंग जो है वह एंटी क्लॉकवाइज में। तो इसके लिए 1, इसके पहले 2, इसके पहले 3 देंगे, इसके पहले 1, इसके पहले 2, इसके पहले 3 देंगे। तो बाबूजी ये फॉर्मूला देख लीजिए, इसके पहले 1 लिखेंगे, इसके पहले 2 लिखेंगे, इसके पहले 3 लिखेंगे। हमें मोड निकालना है तो इक्वल टू यहाँ डालिए, यहाँ बीच में माइनस, ये हो गया फॉर्मूला। ये आपका फार्मूला हो गया बच्चे। इसलिए मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, और यही फार्मूला से बाकी सब फार्मूला बना है, इसी फार्मूला से बाकी सभी फार्मूला बना है। ठीक है। हाँ जी बच्चे एक बात जरा सुनोगे, एक फार्मूला तो ये हो गया जी, दिस इज योर फर्स्ट फार्मूला। दूसरा बात जरा देखोगे, दूसरा फार्मूला बना रहा हूँ, जरा देखिएगा जी। आप लोग बोलते रहो ना जी, बोलते रहो ना, बोलते रहोगे अच्छा लगेगा जी। एक बात जरा सुनोगे बेटे, सबसे पहले एक बात जरा बताओ, एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है तो ये सबसे पहले हमने मीन पढ़ा, उसके बाद मीडियन, उसके बाद है मोड। यही है, बोलो ना हाँ या ना। हाँ सर, हाँ हाँ हाँ, वाट हाँ हाँ कर रहा है जी। इधर देखो, अब एक बात जरा सुनो बच्चे, हम लोगों को क्या करना है जरा देख लीजिए कि या तो आप दोनों में पहले आप ऐसे कुछ लिखो। एक बात जरा बताओ मुझे, ये मोड का मीन से और मोड का मीडियन से डिफरेंस देखना। हमें मेनली है मोड्स का रिलेशनशिप तैयार करना है, तो मोड का मीडियन के मीन के साथ और मोड का मीडियन के साथ ऐसे करना है ना, दोनों का डिफरेंस ले लिया। अब आप बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा, तुम बताओगे और बता दे देना, ऐसे नहीं कि छोड़ देना। बेटे एक बात जरा बताओ, यहां से लेकर यहां तक का जो ये डिफरेंस है वह हमारा ये है, और MO माइनस ME, MO माइनस ME का मतलब है सिर्फ यहां से लेकर ये डिफरेंस। तो बताइए ना जी, ए वाला छोटा है और ए वाला ज्यादा है, ए वाला ज्यादा है, तो इसमें हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा, हमारे 3 सेंट्रल वैल्यू है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। किस में करेंगे, तो इसमें करेंगे। बस हो गया जी, यही हमारा फॉर्मूला हो गया, यही हमारा फॉर्मूला हो गया बच्चे। मीन माइनस मीडियन इतना हो गया। ठीक है, अगर हम ऐसे किया तो मीन से अगर डिफरेंस लेते हैं तो मीन से भी देखिएगा, ये हमने मीन लिया है ना, मोड से लिया है, 2 जगह मोड लिया है। अब एक ही जगह मोड लेंगे तब हमारा कुछ दूसरा फार्मूला बन जाएगा। एक ही जगह मोड लिया है, मीन इसने इस फार्मूला में मीन 2 बार लिखा है, तो हम लोग भी मीन 2 बार ले लेते हैं। ये फार्मूला गलत नहीं है, एकदम ठीक। ठीक है, अब चलते हैं बच्चे, एक बात जरा सुनिए। मीन से हम लोग अगर डिफरेंस लेते हैं मीन से, तो क्या है बच्चे, एक बात जरा सुनो। मीन, हमने मीन से क्या डिफरेंस लिया, मोड का, और इस मीन से अब हम डिफरेंस किसका लेते हैं, मीडियन का ले लिया, बीच में इक्वल टू का साइन। अब आप ही बताइए, मीन माइनस मोड मतलब यहां से लेकर यहां तक की दूरी, और मीन माइनस मीडियन मतलब यहां से लेकर यहां तक की दूरी। तो ये वाला दूरी छोटा है ना, तो इसलिए इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा फॉर्मूला ये बन जाता है, इसमें 3 से मल्टीप्लाई, और हमारा ये फार्मूला बन जाता है। ठीक है जी, तो बच्चे हमारा जो किताब में फार्मूला यही दिया हुआ है नीचे वाला, तो नीचे वाला इस्तेमाल करो, बट ऊपर वाला भी गलत नहीं। हाँ जी बच्चे, इधर ध्यान से देखिएगा, ऊपर वाला भी गलत नहीं है। हो गया जी, ये हो गया जी। मीन माइनस मोड इक्वल टू 3, मीन माइनस मीडियन। और मीडियन का एक और फार्मूला है, मीडियन का बच्चे, ये जरा देखिएगा, ये 2 मीन को इधर भेज दो, इस 2x बार को इधर भेज दो, तो प्लस हो जाएगा। तो 3 मीडियन इक्वल टू क्या होगा, इतना प्लस इतना, तो मीडियन इक्वल टू क्या होगा, तो 3 से डिवाइड करोगे, तो इतना प्लस इतना डिवाइडेड बाई 3, तो ये हमारा फार्मूला। ये मैंने सारी फार्मूला आपके सामने लिख दिया है, अब आपको क्वेश्चन करना है। ठीक है जी, हेलो बेटा, 5-7 मिनट का ही तो काम है, अब तो कुछ काम ही नहीं है इसमें, अब हमें तो एग्जाम्पल ही बताना है और क्या करना है। बच्चे हमारे पास एक क्वेश्चन है, फॉर ए मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स फॉर ए ग्रुप ऑफ 20 स्टूडेंट्स, मीन मार्क्स एंड मीडियन मार्क्स वेर फाउंड टू बी इतना, तो मॉडल मार्क्स इस। बेटा एक दो बात और आ गया इसमें जो मैं आपको बताता हूँ, और वो है क्या, जरा देखिएगा। पहले है डेटा के बारे में बता दे, तो फिर इस एग्जाम्पल पर चलेंगे, एग्जाम्पल पर चलेंगे जल्दी से। हमारे पास जानना है कि बेटा सिमेट्रिकल डेटा होता है, सिमेट्रिकल का मतलब होता है वह डेटा जिसकी मीन मीडियन मोड तीनों बराबर हो। तो मीन हो गया, मीडियन हो गया, मोड होगा, बराबर हो, उसको कहते हैं सिमेट्रिकल डेटा। इसलिए ये हमारा सिमेट्रिकल डेटा है, और इस बात को याद रखिएगा फार्मूला को। ठीक है, वह डेटा जिसकी मीन मीडियन मोड तीनों बराबर हो, उस डेटा को सिमेट्रिकल डेटा बोलते हैं। पॉइंट क्लियर। अगर हम उस सिमेट्रिकल डेटा का ग्राफ अगर ड्रॉ करेंगे, तो यही ग्राफ जो हमारा होगा वह इस पैटर्न का होगा। ठीक है जी, ये हमारा है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, इसी पर कोई ग्राफ बना देते हैं, ऐसे वाला ग्राफ बना देते हैं। ठीक है, तो इस टाइप का ग्राफ होता है, इसके टॉप पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे, तो इसी पार्ट को हम मोड बोलते हैं, और इस पार्ट और ए वाला पार्ट, दोनों पार्ट का एरिया प्रोबेबिलिटी इक्वल होता है, और इसको हम लोग पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो चलिए जरा एक बात जरा सुनिए, इधर का हिस्सा, इधर का हिस्सा और इधर का हिस्सा, दोनों हिस्सा की एरिया इक्वल होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे सिमेट्रिकल। चलते हैं अब अगला पार्ट, जरा देखिएगा। अरिथमेटिक मीन मीडियन और मोड तीनों बराबर है। अब है मॉडरेटली स्क्यूड। मॉडरेटली स्क्यूड का मतलब होता है वह डेटा जिसका मीन मीडियन मोड तीनों इक्वल नहीं है, उसको कहते हैं मॉडरेटली स्क्यूड। मीन मीडियन मोड आर नॉट इक्वल, तो उसको कहते हैं मॉडरेटली स्क्यूड। और इसी केस में कार्ल पियर्सन ने फार्मूला बनाया है, इंपेरिकल फार्मूला ए वाला, जिसका हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, ऊपर से पढ़ते आ रहे हैं ये वाला फार्मूला। ठीक है, अब एक छोटी सी बात है बेटा, वो तो बताना पड़ेगा हमें, बताना पड़ेगा यह कि बच्चे एसिमेट्रिकल
या एस्क्यूड, एसिमेट्रिकल या एस्क्यूड, बस थोड़ी सी पढ़नी है, अब ज़्यादा नहीं पढ़नी, जल्दी से ख़त्म हो जाएगा। ठीक है ना जी। हाँ हाँ जी बच्चे, एक बात जरा सुनो, इधर ध्यान से देखिएगा जी। एसिमेट्रिकल डेटा, तो एसिमेट्रिकल डेटा में बच्चे एक बात जरा सुनो, एसिमेट्रिकल, अगर आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो वह इसके इस तरह का ग्राफ होगा, इस टाइप का ग्राफ। ठीक है, एक तो ये हुआ, और एक और ग्राफ बना दें, और एक ग्राफ हम लोग ड्रॉ करते हैं, इस टाइप का ग्राफ हो, इस टाइप का ग्राफ होगा। इसके टॉप पॉइंट से जब परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो ये जो पॉइंट होगा वो मोड कहलाएगा। इसके टॉप पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो ये होगा हमारा मोड होगा, मोड होगा ना। अब जरा देखो, इस दोनों लाइन के दोनों साइड का एरिया इक्वल नहीं है, एरिया ऑफ दिस पार्ट एंड एरिया ऑफ दिस पार्ट आर नॉट इक्वल, इसलिए हम इसको सिमेट्रिकल नहीं बोलेंगे। एरिया ऑफ दिस पार्ट एंड एरिया ऑफ दिस पार्ट इज नॉट इक्वल, इसको हम सिमेट्रिकल नहीं बोलेंगे। अब जब नहीं बोलेंगे तो बच्चे एक बात जरा सुन लीजिए, इधर ध्यान से सुन लीजिए जी। ठीक है जी, जल्दी खत्म होने वाला है बाबूजी, जल्दी खत्म होने वाला है, बेचैन मत होइए बच्चे। ठीक है, जुनून तो ये होना चाहिए, पकड़ तो ये होना चाहिए बच्चे, जब तक करेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं बेटा, जब तक सीए बनेंगे नहीं तब तक इसका जान छोड़ेंगे नहीं। सीए छटपटा जाए लेकिन हम नहीं हारेंगे, हम हर हाल में इसको करके ही छोड़ेंगे, ये जुनून होना चाहिए। ठीक है ना जी। तो बच्चे एक बात जरा सुनिए, तो इसको हम एसिमेट्रिकल बोलते हैं, इसको हम एस्क्यूड बोलते हैं। बच्चे एक बात जरा सुनिएगा इधर ध्यान से, मीडियन हमेशा डेटा को दो इक्वल भागों में बांटता है। तो आप ही बताइए मुझे, यहाँ से लेकर यहाँ तक भाग है, तो मीडियन हमारा इस मोड के राइट साइड में होगा ना, राइट साइड में होगा ना, तो इसके केस में इस साइड में मीडियन होगा। और इसका केस अगर हम करते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो इसको दो हिस्सों में बांटोगे तो इस साइड वाला पार्ट होगा ना, तो इधर का जो पार्ट होगा ये होगा हमारा मीडियन हो जाए। क्लियर, ये वाला पार्ट मीडियन हो जाए। ठीक है, तो चलिए जरा एक बात जरा सुनिए, अब इसी पर ये तो मीडियन हो गया। अब हम लोग जानते हैं कि मीडियन नोट, मीडियन always lies between मीन एंड मोड, मीन और मोड के बीच में हमेशा मीडियन लाई करता है। बच्चे एक बात जरा सुनिएगा, यहाँ पर मीडियन है, अगर हम मोड इधर कर देंगे तो मीडियन मोड और मीडियन के बीच में, मीडियन के बीच में नहीं आएगा, मीन और मोड के बीच में नहीं आएगा। इसलिए हम कहाँ रखेंगे, तो हम रखेंगे मीन इधर, तभी तभी यह मीडियन मोड और मीन के बीच में हो पाएगा। इसी तरह से मोड और ये मीडियन को रखना है मोड और मीन के बीच में, तो मीन इधर होगा तभी हो पाएगा ना, तो इसलिए हम मीन को इधर करेंगे। अब चलते हैं बच्चे, ये पार्ट तो हो गया, इसी पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। ठीक है जी, ठीक है। एक बात जरा सुनिए, इस वाला को बोलते हैं पॉजिटिवली एस्क्यूड, इस वाला को बोलते हैं पॉजिटिवली एस्क्यूड, और इसको बोलते हैं निगेटिवली एस्क्यूड, को बोले हैं निगेटिवली एस्क्यूड। ठीक है ना जी। अब चलिए आपसे यही सवाल पूछा जाएगा, पॉजिटिवली एस्क्यूड के लिए देखिएगा, पॉजिटिवली एस्क्यूड के लिए ये वाला, इस पर क्वेश्चन पेपर में आया है, आपके पास 3 नंबर दिया हुआ है, मीन मीडियन मोड, और कहता है कि कौन सा है एस्क्यूड, पॉजिटिवली है कि निगेटिवली है कि क्या है, इस पर क्वेश्चन आया है पेपर में, तो आपको बताना है। बच्चे एक बात जरा सुनिए इधर ध्यान से,
पॉजिटिवली स्क्यूड में मोड सबसे छोटा और मीन सबसे बड़ा होगा, निगेटिवली स्क्यूड में मीन सबसे छोटा और मोड सबसे बड़ा होगा। और इसी को हम अरेंज अगर कर दे ऐसे तो लिखेंगे मोड इज लेस देन मीडियन इज लेस देन मीन, ऐसे। और निगेटिवली स्क्यूड में क्या लिखेंगे, मीन इज लेस देन मीडियन इज लेस देन मोड, ऐसे ऐसे लिख देंगे। और फिर आप बताइए क्या होगा। ये है हमारा पॉजिटिवली और निगेटिवली स्क्यूड कहानी। बच्चे एक कहानी हो गया, इस पर हो गया। अब आप क्वेश्चन करिए, उसके बाद टॉपिक खत्म। एक खत्म। बच्चे लो ना, सवाल करो ना। अब सवाल करो जी, सवाल करो। क्या कहता है भाई साहब? एक कहता है 20 स्टूडेंट फॉर ए मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स इन स्टडी फॉर ए ग्रुप ऑफ 20 स्टूडेंट्स, द मीन मार्क्स एंड मीडियन मार्क्स, मीन इतना है मीडियन इतना है, मीन इतना है मीडियन इतना है, तो मॉडल मार्क बोलता है। भाई साहब मोड बोलता है। मीन कितना है सर? मीन तो 45.60 है। और मीडियन कितना है सर? मीडियन तो 42.40 है। तो कहता क्या है बच्चे, एक बात जरा सुनिए, इधर ध्यान से देखिएगा जी। तो मोड इक्वल टू कितना होगा? तो फार्मूला लगाइए, मोड इक्वल टू कितना? 3 मीडियन -2 मीन, ये फार्मूला है बच्चे। 3 मीडियन इक्वल टू है 42.40 एंड मीन इज इक्वल टू कितना है? मीन इक्वल टू की हो गया हमारा 2 इंटू 45 अब सिंप्लीफाई करके आप बताइए मुझे, यहाँ पर जरा लीजिए, सिंप्लीफाई करके मुझे बताइए कितना है जी? 3 इंटू 42.40 इक्वल टू m प्लस, यहाँ 2 इंटू 45 है यार, यहाँ पर छूट गया है 45, तो 45.6, 45.2 इंटू 45.60 इक्वल टू m माइनस, MRC का बटन दबाइए तो कितना आया? 36। ये आ गया हमारा 36। ये कितना आया? 36। तो 36 आ गया बच्चे, 36। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? कितना है? अब मुझे छोटी सी एक सवाल का जवाब देना है। एकदम राइट है बच्चे, यू ऑल आर राइट। बेटा मुझे एक बात बताओ, यहां पर मीन मीडियन से बड़ा है तो यह निगेटिवली स्क्यूड, यहां पर मीन सॉरी पॉजिटिवली स्क्यूड है, यहां पर मीन मीडियन से ज़्यादा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? पॉजिटिवली स्क्यूड। और मोड, और देखिएगा जी, मीडियन हमेशा मीन और मोड के बीच में लाई करता है, तो इसी और इसी दोनों नंबर के बीच में हमारा ये वाला नंबर है ना नंबर। और मीन सबसे बड़ा है, मीडियन सबसे छोटा है, तो यह डेटा हमारा जो होगा वह पॉजिटिवली स्क्यूड होगा। क्या होगा? पॉजिटिवली स्क्यूड होगा। ठीक है, चलिए प्रचार का समय आ गया जी, ये देख लीजिए। 1 सेकंड, 1 सेकंड का प्रचार है बच्चे। हाँ जी, चलो इधर आ जाओ। अब इसी तरीका से हमारे पास ये वाला सवाल आ जाइए। एक सवाल तो ये हो गया, एक सवाल और इधर से ले लो यार। हाँ, ये वाला सवाल करो फिर बताऊंगा। व्हाट इज द मोड ऑफ दिस विच मीन इज 5 एंड मीडियन इक्वल टू 3? मोड पूछ रहा है, ये आपसे पूछ रहा है मीन इज इक्वल टू 5 एंड मीडियन इज इक्वल टू 6। ये हो गया मीन और ये हो गया मीडियन, तो आपसे पूछता है मोड। अब जरा बताओ कि मीन जो है वह छोटा है कि बड़ा है? सर मीन तो छोटा है, यहाँ पर इस केस में मीन इज स्मॉलर देन मीडियन, देयरफॉर द डेटा विल बी निगेटिवली स्क्यूड। अगर इफ मीन अगर मीडियन से ज़्यादा होता तो डेटा विल बी पॉजिटिवली स्क्यूड। तो बच्चे 3 मीडियन -2 मीन, फार्मूला लगाइए। 3 इंटू मीडियन इक्वल टू 6, 2 इंटू 5 इक्वल टू हो गया 8, मोड इक्वल टू 8। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। एक कर लो ना, एक सवाल ए है हमारे पास इसी टाइप का क्वेश्चन। बच्चे व्हाट वैल्यू इज मोड ग्रेटर देन द मीडियन इफ द मीडियन इज ग्रेटर देन मीन? मीडियन इज 2 ग्रेटर देन मीन। मीडियन इज 2 ग्रेटर देन मीन का मतलब समझते हो कि मीडियन माइनस मीन इज इक्वल टू 2। ए आपको दिया होगा।
तो कहता है व्हाट वैल्यू इज मोड ग्रेटर देन मीडियन, मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि मोड माइनस मीडियन इक्वल टू बताओ, ये आपसे सवाल पूछा जा रहा है। तो आप लाइन बनाइए ना जी, मोड माइनस मीडियन, और यहाँ मैंने दोनों लिख दिया सेम, मीडियन इज ग्रेटर में मीन में हम एक्स बार डाले यार, कंफ्यूज हो जाते हैं, एक हो गया एक्स बार, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो सबसे पहली बात बताइए ना, ये लाइन जरा देख लो, ये लाइन हमने ये सबसे पहले मीन ले लिया, उसके बाद मीडियन ले लिया, उसके बाद मोड ले लिया। अब आ जाओ जी, हमें मोड निकाल कर मोड माइनस मीडियन चाहिए, और यहाँ मीन माइनस मीडियन माइनस मीन चाहिए, यही तीन चीज है ना। अब देख लीजिए कौन बड़ा होगा। एक बात जरा सुनो, मीडियन माइनस मीन ये छोटा है, और देखो मोड माइनस मीन है ना यार, मोड माइनस मीडियन है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मोड ग्रेटर देन मीडियन, मोड ग्रेटर देन मीडियन, मोड ग्रेटर देन मीडियन, मीडियन इज ग्रेटर देन मीडियन इज ग्रेटर देन मीन। मोड माइनस मीडियन, तो मोड माइनस मीडियन यार, ये तो दोनों के दोनों सिमेट्रिकल होगा तो बराबर हो जाएगा, तो इसकी कोई रिलेशन नहीं। ऐसे बनाना है हमको, हमें सवाल जो बनानी थी वह ऐसे बनानी थी, मीडियन माइनस मीन इक्वल टू 2 दिया हुआ है, तो मोड माइनस मीन इक्वल टू क्या होगा ये हमें बताना है। रुकिए बताते हैं जी। मोड माइनस मीन, ये क्या होगा, मीडियन माइनस मीन, ये 3 गुना होगा इसके, मोड माइनस मीन। अब जरा एक बात बताओ, ये हमारे पास है 3, ये है हमारे पास 2 दिया हुआ, तो ये 6 हो गया, तो आंसर इज नन ऑफ दिस। लेकिन मेरे को पूछता है मीडियन मोड माइनस मीन क्या होगा, मीडियन इज टू ग्रेटर देन मीन, ठीक है। तो चलो जी सोल्व करते हैं हम इसको। ये वैल्यू हमें निकालना है, मोड माइनस मीन इक्वल टू क्या फार्मूला होता है, मोड माइनस मीन इक्वल टू यही फार्मूला होगा ना। तो एक फार्मूला, आपके पास ए हो गया, दूसरा ए हो गया इक्वेशन। चलिए अब एक बात जरा सुनिए, मीन माइनस मीन, मीडियन माइनस मीन इक्वल टू 2 है, यहाँ पर है मोड माइनस, यहाँ पर मीन इज इक्वल टू है 6, दोनों को माइनस कर देते हैं, मोड माइनस मीडियन इक्वल टू 4 आ जाएगा। माइनस कर देते हैं बच्चे, ये हमारा 2 है, ये हमारा 1 है, ऊपर वाला में से 2 में से हम 1 को माइनस कर देते हैं, तो क्या होगा बच्चे, यहाँ पर हो गया माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये दोनों कैंसिल, तो मोड माइनस मीडियन इक्वल टू 6 माइनस 2 इक्वल टू 4, तो आंसर इज 4। तो आंसर इज 4, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस स्टैंडर्ड का क्वेश्चन आपके किताब में नहीं है, पेपर में नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग मोड माइनस मीडियन निकाल सकते हैं, इसके लिए फॉर्मूला नहीं है, लेकिन अगर हमें काम करना है तो ऐसे करेंगे, ठीक है। अच्छा बच्चे एक बात जरा सुनो, ये सब कुछ तो जान लिए, अब हमें कुछ जानना ही नहीं है। मैंने आपको प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, अरिथमेटिक मीन, मीडियन और मोड, तीनों का रिलेशनशिप बता रखा है ना। अरे भैया मैंने पिछले क्लास में ही बताया है आपको, इस वाले में बताया है ना, ये बात बताया है ना जी, ओल्ड डेटा और न्यू डेटा, ये ओल्ड सभी ऑब्जर्वेशन अगर सेम है तो मीन मीडियन मोड तीनों बराबर होता है, सभी में प्लस करेंगे तो मीन भी बढ़ जाएगा, मीडियन भी बढ़ जाएगा, मोड भी बढ़ जाएगा, अगर माइनस करेंगे तो सभी में माइनस हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो सभी के सभी मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो सभी के सभी डिवाइड हो जाएगा, ये बात बताया है ना। ये मोड के केस में भी यही है ना,
बस एक चीज नहीं बताया है और वो आपको यहां देखना है। प्रॉपर्टीज ऑफ मोड में सब कुछ वही है जो बताया है। एक चीज यही है कि इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस आर इक्वल देन मोड ऑफ दैट डेटा कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड। ठीक है जी, सभी ऑब्जर्वेशन का फ्रीक्वेंसी अगर इक्वल है तो उस डेटा का मोड हम नहीं निकाल सकते। मीडियन निकाल सकते हैं, अरिथमेटिक मीन निकाल सकते हैं, बट मोड नहीं निकाल सकते, बिकॉज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस ऑफ द डेटा इज इक्वल, इसलिए नहीं निकाल सकते। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस क्या है जी, 4, 7, 9, 12, 15 है, सब एक एक बार इक्वल यूज अपीयर हुआ है, इसलिए हम इस डेटा का मोड नहीं निकाल सकते। पर इसके लिए तो बताया ही था, इसके लिए तो बताया हुआ था। अब लो ना, आपको ये दिया हुआ है x की मोड की वैल्यू 15 दिया हुआ है, तो मोड ऑफ y निकालो। तो क्या करना, कुछ नहीं, क्या करना है भाई साहब, MO ऐसे लिखना है, मोड ऑफ y z इक्वल टू 1.50 xz का मतलब मोड ऑफ z, तो प्लस 1.50 मोड ऑफ z इक्वल टू 15, जोड़ दीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए, 15 गुना 15 225, 22.5 प्लस 2 24.50, ये 24.50। कर लो कैलकुलेशन, ये देखो ना, 15 इंटू 1.50, 22.5 प्लस 2 इक्वल टू 24.5, तो आंसर कितना आ गया, 24.5। और इसी के साथ बच्चे आपका पूरा सेंट्रल टेंडेंसी खत्म हो गया, पूरा सेंट्रल टेंडेंसी आपका खत्म हो गया। ठीक है जी, पूरी सेंट्रल टेंडेंसी आपका खत्म हो गया। रिया भी पढ़ रही थी, अरे वाह। ठीक है, आपका मैंने बहुत कम समय लिया है इसमें, इसमें लगभग 2 घंटे लगे। इसके पहले वाला लेक्चर 1 घंटे का करीब करीब, उसके पहले वाला भी करीब 1.5 घंटे का था, तो और 4.5 घंटे और 2 घंटे, 6.5-7 घंटे में आपका सेंट्रल टेंडेंसी ख़त्म कर दिया। पहले वाला जो वीडियो होता था वो 18 घंटे का था। ठीक है, तो आपका समय मैंने काफ़ी बचाया है और सारी कंसेप्ट छोड़ा कोई भी नहीं है, सारा कंसेप्ट। ठीक है, ओके, बाय बाय बाय, जय हिंद। ठीक है जी, हिंदी नेपाल भाई भाई, एक बार जल्दी से बोल दो जय हिंद। ठीक है, ओके, बाय बाय।